Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. In continuation with our revision series, हमारा next chapter है valuation of supply. Primarily this is for CA final, CA inter, CA में students भी इसको देख सकते हैं. CA में final तो 100% देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में बहुत क्वेरीज रहती है, खासकर उन रूल्स में, खासकर उन रूल्स के एप्लीकेशन में. चाहे तो मैं ये वाला चैप्टर 30 मिनट्स के अंदर भी क्लोज कर सकता हूं. रूल्स कराऊंगा फटाफट से. हैंड रिटन नोट्स मेरे ऑलरेडी रेडी है जो मैंने क्लास में पढ़ाए थे. उसके सिवाय आपको सेक्शन नंबर 15 बता दूंगा और बोल दूंगा क्वेश्चंस आप खुद कर लेना. सी, जल्दी का काम अपना नहीं है, ठीक है. 30 मिनट में चाह रहे हो, 25 मिनट में चाह रहे हो कि सर फटाफट से करा दे, टेम्पररी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उससे आपका काम बनने वाला नहीं है. उस तरीके से आई डू नॉट ऑपरेट. मैं आपसे टाइम थोड़ा ज्यादा लूंगा इस चैप्टर में. मैं आपके रूल्स के साथ साथ एक एक एग्जांपल भी करवाने वाला हूं, तो बेशक बाकियों के कंपेयर में आपसे 20 से 30 मिनट ज्यादा लूंगा, बट गारंटी है मेरी कि लेक्चर होने के बाद आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आने वाला है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन. आप समझे इस चीज को, वैल्यूएशन बेसिक है. वैल्यूएशन नहीं आएगा तो जीएसटी कैसे निकालोगे? दिस इज वन ऑफ दोस कंसेप्ट्स जो हर जगह आपको इंटीग्रेट करता हुआ मिल सकता है इन द क्वेश्चंस व्हेन यू अटेम्प्ट योर मेन एग्जाम. ठीक है. सो हैंड रिटन नोट्स और अपना आईसीएस स्टडी मटेरियल, दैट इज द वे वी कवर थिंग्स. आपका पूरा मटेरियल भी कवर हो जाएगा. हैंड रिटन नोट से भी हम पूरे चार्ट, सारे के सारे रूल्स जो है वो हैंड रिटन नोट से करने वाले हैं. ये नोट्स आप टेलीग्राम पे एक्सेस कर सकते हो. लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है, वहां पे रजिस्टर करो. ड्राइव पे आपको ऐड कर दिया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम पे एमसीक्यू जरूर कर लेना, इस चैप्टर के ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. सो बिफोर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद अवर वैल्यूएशन चैप्टर. चलो सर, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे देता हूं. इसका मेन जो हमारा स्टार्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी विद सेक्शन नंबर 15. सेक्शन नंबर 15 में क्या क्या बातें होती है देख लेते हैं. सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 बात करता है एक बेसिक चीज की. ये दो चीजें आके बोलता है. ये क्या बोलता है कि आपका जो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है, दैट विल बी द प्राइस व्हिच इज पेड और पेएबल बाय द रेसिपिएंट प्रोवाइडेड टू कंडीशंस आर मेट. नॉर्मल केस में फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे क्या हो, आप मेरे से रिलेटेड हो, आंसर इज नो. प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, आंसर इज यस. ये दो ही कंडीशंस आपको चेक करनी है, ठीक है. सो नॉर्मल केस में द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब जिसके ऊपर मैं जीएसटी पे करूंगा, दैट विल बी द प्राइस दैट यू एज अ रेसिपिएंट आर पेइंग मी. ओके. सो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू प्रोवाइडेड टू कंडीशंस आर मेट. फर्स्ट कंडीशन, द सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड बी अनरिलेटेड. And second, the price shall be the sole consideration. Price should be the sole consideration. मतलब मैंने आपको एक क्लास बेची, let's say 4000 रुपीज की, आप और मैं रिलेटेड है, आंसर इज नो. क्या आपने मुझे उस अमाउंट के सिवा कुछ भी दिया? कोई घड़ी दी, कोई कुछ और मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी आइटम दिया, कोई बार्टर किया? आंसर इज नो. इन दैट केस मैं किसके ऊपर जीएसटी पे करूंगा? 4000 के ऊपर. दैट इज सिंपल एज इट इज सेड बाय सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1. 15 सबसेक्शन 2 बात करता है कुछ इंक्लूजन्स की, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है. पैकेजिंग, ये वो, कमीशन वगैरह. 15.3 बात करता है एक्सक्लूजन की. एक्सक्लूजन बोले तो डिस्काउंट, ठीक है. इसके अंदर डिस्काउंट की बात होने वाली है 2 सब क्लॉजेस के थ्रू. एक है आपका प्री सप्लाई डिस्काउंट, एक है आपका पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस होती है जो हम पढ़ेंगे. 15.4 कहता है कि अगर कहीं पे 15.1 की कंडीशंस नहीं मीट हो पाई, फॉर एग्जांपल अगर रिलेटेड हो गया या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो आपको भागना पड़ेगा रूल्स की तरफ. मैं आपको रूल्स करवाऊंगा 27, 28, 29, 30, 31, 31A. कुछ अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है. और 15.5 बात करता है कि कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के केस में, नोटिफाइड गुड्स के केस में हम जो है स्पेसिफिक रूल्स लगाएंगे, वो गवर्नमेंट बताता है. तो 15.5 ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए. ओके. तो आपको ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल चुका है. अब बेसिक स्टार्ट हम कर सकते हैं कि हमारा सेक्शन नंबर 15 क्या कहने वाला है. उससे पहले अपने को कुछ डेफिनेशंस भी देखनी पड़ेंगी. आ जाओ. जितना मैं करवा रहा हूं आपको उतना ही करना है, उसके सिवाय आगे कहीं पे भी नहीं जाना है. मटेरियल पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है. फैमिली का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, ये हम पहले भी कर चुके हैं. तो स्पाउस और चिल्ड्रन आपकी फैमिली है. पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर फैमिली तभी है जब वो पूरे के पूरे तरीके से, मतलब मेनली या फिर होली डिपेंडेंट है. तो डिपेंडेंसी की कंडीशन आपको कब चेक करनी है? पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर. मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब दो जने अनरिलेटेड हो, सेम कमर्शियल लेवल पे हो, काइंड ऑफ लाइक आर्म्स लेंथ बेसिस, ठीक है. उसको मैं आगे भी एक बार दिखा दूंगा. तो मार्केट वैल्यू आप एक बार रीड कर सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो. मनी के केस में एक बार ध्यान रखना, ये हमने डेफिनेशन पहले भी करी थी. न्यूमिस्मेटिक वैल्यू वाला जो चीज होता है, जैसे पुरानी कॉइन्स रखे हुए, उसके एक वैल्यू के लिए कि हाँ ये जितना पुराना है उतना अच्छा है, कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मनी नहीं होता है. चलो आगे आ जाओ जरा.
अब आते मेन हमारा सेक्शन नंबर 15 पे, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर आपको जीएसटी लगाना है, इट विल बी द प्राइस व्हिच इज पेड और पेएबल बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर प्रोवाइडेड टू कंडीशंस आर मेट। मेरे साथ बोलो, रूम में अकेले बैठे हो, मेरे साथ बोलो कि सर दो कंडीशंस क्या रहेंगी। कंडीशन नंबर 1 है कि आपका सप्लायर और रेसिपिएंट रहना चाहिए अनरिलेटेड। सर रिलेटेड का मतलब तो समझाओ, तो भी तो अनरिलेटेड समझ आएगा। कराऊंगा ना, 2 मिनट दो ना मुझे। सेकंड कंडीशन, प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, मतलब पैसा इकलौती चीज मिली है, उसके साथ कोई बार्टर या फिर नॉन मॉनिटरी चीजें नहीं है। ठीक है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बात करता है कुछ इंक्लूजन्स के बारे में। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड ऑल द स्टैट्यूटरी टैक्सेस, जो भी सेपरेटली शो करे गए इन द इनवॉइस अपार्ट फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी अलग से शो किया जाएगा, उसके ऊपर दोबारा थोड़ी ना जीएसटी लगेगा, हम तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं। तो उसके अंदर जैसे कोई म्युनिसिपल टैक्स वगैरह हो गया, कोई भी स्टैट्यूटरी पेमेंट हो गई विच इज शोन सेपरेटली, तो उस केस में इफ चार्ज सेपरेटली उसको आपको इंक्लूड करना है और उसके ऊपर भी जीएसटी लगाना है। कहीं ना कहीं टैक्स ऑन टैक्स ये चीज हो रही है, तो चार्ज सेपरेटली वाली कंडीशन जरूर चेक करना, तो ही उसके ऊपर लगेगा जीएसटी। क्लॉज नंबर बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या कह रहा है, पेमेंट टू द थर्ड पार्टी। मैंने जो क्लास में एग्जांपल लिया था, मेरा एक स्टूडेंट था केशव, केशव अभी देख रहा होगा शायद ये रिवीजन भी, आपको याद होगा। तो सारे बच्चों के लिए मैं वही वाला एग्जांपल दोबारा ले रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एग्जांपल समझ आया तो ही ये क्लॉज समझ में आएगा, वरना आपको रट्टा मारना पड़ेगा जिसका कोई फायदा नहीं है। सुनो, मैं हूं इवेंट वाला, ठीक है, मैंने एक इवेंट का काम लिया है, आई एम द सप्लायर ऑफ सर्विस, केशव इज द रेसिपिएंट। ओके, उस इवेंट के चलते मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी जिसका 2000 रुपीज का पेमेंट करना था। कोल्ड ड्रिंक वाले भैया आए इवेंट के ऊपर, इवेंट जहां पे होने वाला था, टेंट वेंट बुक किया था, वहां पे केशव भी खड़ा था। ओके, केशव इज द रेसिपिएंट, आई एम द सप्लायर। कोल्ड ड्रिंक वाले भैया ने कोल्ड ड्रिंक रखी और मेरे को फोन किया, सिद्धेश साहब 2000 रुपए की पेमेंट दो, मैंने गुड्स रखवा दिए। मैंने कहा अरे मैं तो अभी वहां पे नहीं हूं, मेरा तो यूपीआई वगैरह चल नहीं रहा है। तो वहां पे केशव सुन रहा था। केशव कौन है, हमारा रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ने बोला हाँ सिद्धेश साहब इसकी 2000 की पेमेंट देना, मैं कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनना, जब सारा फंक्शन हो जाएगा और जब मैं अपना फाइनल इनवॉइस रेस करूंगा केशव के ऊपर, क्या मैं 2000 रुपीज डिडक्ट नहीं करूंगा? सर ऑब्वियसली बात है मैं डिडक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि 2000 वाज माय ऑब्लिगेशन दैट वाज पेड बाय रेसिपिएंट एंड दिस वाज अ थर्ड पार्टी पेमेंट। इन शॉर्ट, रेसिपिएंट पेड सम अमाउंट टू अ थर्ड पार्टी व्हिच वाज माय ऑब्लिगेशन। अब क्या इनवॉइस में मैंने इसको माइनस नहीं किया होगा? 100% माइनस किया होगा। तो आपको यहां पे दोबारा ऐड कर लेना है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई कहीं ना कहीं कम होके आ रही है, जीएसटी का लॉस हो जाएगा अगर ये वाला अमाउंट इंक्लूड नहीं करा। अगर ये केशव उसकी पेमेंट नहीं करता और मैं ही करता तो मैं 2000 पक्का बढ़ा के ही उसको चार्ज करता। ठीक है, सो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि वो जो थर्ड पार्टी पेमेंट है इट शुड बी लिंक टू द सप्लाई। इन दिस केस इट वाज द सर्विस, इट वाज द सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट और उसी के रिस्पेक्ट में मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाए थे। एंड सेकंड, इट शुड नॉट बी ऑलरेडी इंक्लूडेड। अगर मैंने 2000 ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है और मैं केशव के साथ वो 2000 रुपए का अलग से सेटलमेंट करता हूं तो फिर गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं है। मेन है मैंने उसको कम करके चार्ज किया है। ठीक है, आपको ये सवाल में दिया जाएगा। सी, दीज आर द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, पैकेजिंग वगैरह। इसके अंदर और ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। दिस इज बेसिकली सर्टेन अदर चार्जेस। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कोई स्पेशल पैकिंग वगैरह बोल दी रेसिपिएंट ने, उसका मैंने 5000 रुपए लगा दिया तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगाया जाएगा। बस ये कब होना चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग डन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई के टाइम में उससे पहले मैंने उसको उसने मेरे को बोला है, मैं सप्लायर हूं, मैंने उसके लिए उसको चार्ज कर लिया। ठीक है, सो ये जो भी चार्ज किया जाएगा इसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया जाएगा। डी बात करता है इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑफ एनी सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2D हमने डीसीए के अंदर भी डिस्कस किया था, डेल क्रेडिट एजेंट में। शायद आपको ध्यान होगा, नहीं तो एक बार पलट के चेक कर लेना, आपको पक्का पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये डी बात क्या कर रहा है, कोई इंटरेस्ट आया, कोई लेट फी आया, कोई पेमेंट, बेसिकली कोई भी कंपेंसेटरी पेमेंट आया, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। अगर पेपर में आपको दिया गया है कि 100 रुपीज का पेमेंट आया है और जीएसटी हम अलग से नहीं मांग सकते, या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर ये लाइन दे रखी होगी कि द सप्लायर कैन नॉट डिमांड एनीथिंग एल्स, इसका मतलब ये 100 जो है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, आपको डिवाइडेड बाय 118% या फिर वॉट एवर द जीएसटी रेट इज, वो आपको करना पड़ेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट, सब्सिडीज में ध्यान रखना, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग दो सब्सिडीज विच आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा सर मेरी जो आईडीटी की क्लास है, जो मेरा इंसेप्शन बैच था, वो 4000 रुपीज का था। ठीक है, तो मैंने 4000 रुपए का जो बैच निकाला, वहां से आया टाटा सन्स या फिर कोई भी ले लो, टाटा पावर ले लो, टाटा आए, टाटा जी की कंपनी ने बोला कि आप जो है बच्चों से 4000 मत चार्ज कीजिए, आप 3000 ही चार्ज कीजिए। मैंने कहा देन व्हाट अबाउट माय 1000 रुपी लॉस? देन द टाटा सेड दैट आई विल प्रोवाइड यू 1000 एज अ पार्ट ऑफ माय सीएसआर एक्टिविटी, सो यू विल बी हैप्पी, मींस आई विल बी हैप्पी दैट आई गॉट 4000।
Tata is happy because 1000 was spent as per the CSR obligation as per Companies Act, and students are happy because they ultimately paid 3500. But government is unhappy. गवर्नमेंट मुंह सड़ा के बैठ गया. मैंने कहा गवर्नमेंट क्या हुआ बता. गवर्नमेंट कह रहा है सर आपने इस केस में 3500 चार्ज किया, लेकिन आपकी वैल्यू तो 4000 की थी ना, तो आपको ये सब्सिडी ऐड करना पड़ेगा. लेकिन कल को अगर मोदी सरकार या फिर केजरीवाल सरकार या फिर शिंदे साहब सरकार, अरे मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे बोला या सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि आप जो है 1000 रुपए कम करो और हम आपको 1000 रुपए देंगे, तो उस केस में आपको ऐड नहीं करना है. गवर्नमेंट ने ही दिया है. मतलब हाउ कैन गवर्नमेंट से दिस कि मैं एक साइड से सब्सिडी दूंगी और एक साइड से उसी के ऊपर जीएसटी लूंगी. अच्छा नहीं लगता है सर मॉरली. तो उस केस में आपको सब्सिडी ऐड नहीं करनी है. क्या बात समझ में आई है? अच्छा, ये सब्सिडी किस सप्लायर केस में ऐड किया जाएगा? जिसको मिला है. तो मेरे को सब्सिडी मिला है तो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा. ठीक है. सबसेक्शन 3, दिस इज अबाउट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स अभी मैं आपको पूरा सेक्शन 15 करवा रहा हूं. इसके अंदर कुछ कुछ बातें ध्यान रखने वाली है जो मैंने हैंड रिटन नोट्स में डाली है. वहां पे मैं आपको फिर से कुछ कुछ चीजें पिन पॉइंट करवा दूंगा, कुछ क्लैरिफिकेशंस भी करवा दूंगा. प्लीज डोंट वरी, जैसा मैं करवा रहा हूं प्लीज वैसा करो. 15 सबसेक्शन 3 बात करता है डिस्काउंट्स के बारे में. इसके अंदर दो तरीके के डिस्काउंट्स आते हैं. क्लॉज नंबर ए आता है और क्लॉज नंबर बी आता है. क्लॉज नंबर ए इज अ सिंपल ट्रेड डिस्काउंट विच इज रिकॉर्डेड इन इनवॉइस. तो अगर इनवॉइस के अंदर मैंने लिखा है 5000 का प्रोडक्ट है आपका आईडीटी का, minus 1000 is discount and if you are paying me 4000 then इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई 4000 ही होगी. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. दिक्कत आती है सर क्लॉज नंबर बी में which talks about पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में अगर आपको रिडक्शन करना है मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई कम करनी है, तो इन दैट केस कुछ कंडीशंस का कंप्लायंस होना चाहिए. पॉइंट नंबर 1, उस केस में एग्रीमेंट होना जरूरी है. एग्रीमेंट होना जरूरी है कि हां सर हम जो है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देने वाले हैं. एंड कंडीशन नंबर 2, रेसिपिएंट को उसके ऊपर का जीएसटी का आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा. सर हमें यह समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझाता हूं. आओ देखो, जो डिस्काउंट होते हैं ना वो बेटा जी दो तरीके के होते हैं. सारे बच्चे, मैं प्यार से कभी कभार बेटा बोल दूंगा, ऐसे ज्यादा मेरे को बड़ा मत समझना, भाई की तरह हो आपके. ठीक है. देखो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो होता है ना उसके अंदर ज्यादा दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि ये इनवॉइस के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है. क्या बोला मैंने? सर ये इनवॉइस के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है. तो अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को आपको वैल्यू से रिड्यूस करना है तो उसकी दो कंडीशंस है. ठीक है. कंडीशन नंबर 1 ये होती है कि आप प्रूव करो कि ये आपका एग्रीड था. मतलब देयर शुड बी एन एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, कि हां हम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देने वाले हैं. उसका एग्रीमेंट होना जरूरी है. ठीक है. एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. और कंडीशन नंबर 2, उस पर्टिकुलर जीएसटी का जो रिवर्सल किया जा रहा है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी है वो रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा. सर रिवर्स का हमें अभी भी फंडा समझ में नहीं आ रहा है. अरे ध्यान से सुनो, मैं सप्लायर हूं, आप हो रेसिपिएंट. ठीक है. लेट्स से मैं ट्रेडर हूं और आप मेरे एजेंट हो. अब मैंने आपको ये बोल दिया, इसका मैं एग्जांपल भी इंक्लूड कर रहा हूं यहीं पे. मैंने आपको बोला कि अगर आपने ये माउस साल के 1000 सेल कर दिए तो मैं आपको जो है 10% का जो है वो डिस्काउंट दे दूंगा. कैसे? थ्रू क्रेडिट नोट. ठीक है. अब वो 10% का जो डिस्काउंट है अगर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से कम किया जा रहा है, मतलब डिस्काउंट मतलब क्रेडिट नोट आ गया ना, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर 10% डिस्काउंट आ गया तो वो रिड्यूस हो गई मेरे साइड से. तो अब गवर्नमेंट कह रही है सप्लायर को कि ठीक है सप्लायर आप अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई कम कर लेना. मतलब गवर्नमेंट का नुकसान हो गया, जीएसटी वो कम पे करेगा. अरे जिस मंथ में क्रेडिट नोट जाएगा उस 10% की वैल्यू के ऊपर का जीएसटी कम हो जाएगा. तो वहां पे गवर्नमेंट कह रही है यार सप्लायर तुम अगर अपना जीएसटी कम कर रहे हो तो तुम्हारे ओरिजिनल जीएसटी का जो आईटीसी है उतना का भी तो रिवर्सल होना चाहिए ना. आपको बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है. अगर सप्लायर को बोला जा रहा है कि लेट्स से 10,000 के ऊपर आप 10% का डिस्काउंट दे दो, 1000 के ऊपर का 18% आप वैल्यू कम कर दो. ठीक है. 1800 का जीएसटी आप कम पे करना. क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हुआ ना पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट से. तो इसी 1800 को वहां पे रेसिपिएंट को भी तो रिवर्स करना पड़ेगा ना. रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा ना. क्यों? क्योंकि ओरिजिनली उसने इस 10,000 के रिस्पेक्ट में आईटीसी लिया होगा. तो एक तरफ वो सप्लायर को कह रही है कि जीएसटी लायबिलिटी कम कर दो, तो दूसरी तरफ रेसिपिएंट को भी तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा ना. जितना ये नेट पे कर रहा है उतना ही तो नेट आईटीसी अलाउ करेगी ना गवर्नमेंट. मतलब आप गवर्नमेंट से यहां से जीएसटी भी कम करवा लो और रेसिपिएंट वहां पे आईटीसी भी खत्म ना करे, उतना रिवर्स ना करे, ये तो भैया फिर जी गवर्नमेंट के साथ गलत हो जाएगा. बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं इसका एक एग्जांपल भी कराऊंगा और बेहतर तरीके से समझ आएगा. ये दोनों कंडीशंस आपकी कंप्लाई होनी चाहिए फॉर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. फोर्थ बात करता है रूल्स की, फिफ्थ बात करता है कुछ नोटिफाइड चीजों की. ठीक है. आ जाओ आगे आ जाओ, धीरे धीरे चलते हैं. आई थिंक सेक्शन नंबर 15 आपको क्लियर है. सब सेक्शन भी लर्न करोगे तो और बेटर ग्रिप आएगी. अब ध्यान से
रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि अगर वो रिलेटेड हो गए तो आपका सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा और रूल्स की तरफ अपने को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेटेड कौन कौन होता है अच्छे से समझ लेना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, 1-2 परसेंटेज है उतना आपको लर्न करना है। सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, मतलब मैं उसका डायरेक्टर, मैं उसके बिजनेस का ऑफिसर डायरेक्टर हूं और वो मेरे बिजनेस का। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन अ बिजनेस, एलएलपी या फर्म के अंदर पार्टनर है। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप जो है वो रिलेटेड होती है। आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं बट कोई बात नहीं। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स और ओन्स मिनिमम 25% वोटिंग स्टॉक ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब ए और बी रिलेटेड होंगे अगर सी दोनों के अंदर 25% वोटिंग स्टॉक ओन करता है। वोटिंग स्टॉक ओन करना जरूरी है, नॉर्मल वाला नहीं, वोटिंग पावर वाला। वन ऑफ देम कंट्रोल्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली द अदर, कंट्रोल को अलग से डिफाइन नहीं करा गया। इन जनरल इट मींस डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस वगैरह। थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम, सी ए और बी को कंट्रोल करता है तो ए और बी आपस में रिलेटेड हो जाएंगे, ध्यान रखना। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल थर्ड पर्सन, मतलब ए और बी मिला के सी को कंट्रोल करते हैं तो ए और बी आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। सी को मैं रिलेटेड नहीं मान रहा कहीं पे भी, प्लीज पे अटेंशन। सेम मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली अभी भी डिस्कस करा दिया था। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर या कंसेशनर ऑफ द अदर। सोल मतलब 100% एजेंसी, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। बात क्लियर हो रही है? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड। अब मुझे ये वाला था एग्जांपल आपका थर्ड पार्टी पेमेंट का जो मैंने आपको करवाया है। ठीक है, केशव वाला एग्जांपल लेके मैं आपको एक पोस्ट सप्लाई का एक एग्जांपल करवाना चाहता हूं। ठीक है, मेरा यहाँ पे फोकस जो है जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर में जल्दबाजी ना कभी काम नहीं आएगी। ठीक है ना, ये डायग्राम आप चेक कर सकते हो डिस्काउंट का जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, 2 कंडीशंस चेक करनी है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में, और ये रहा वो वाला एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा। आ जाओ। Pink and Blue Private Limited sold goods to Orange Private Limited OPL on 15 Jan at 50,000 exclusive of taxes। बेटा जी हमेशा पेपर में ध्यान देना है कि वैल्यू इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। कई बच्चे सिर्फ इसके बेसिस पे नंबर खो देते हैं। ओके, चार्ज 9,000 एज आईजीएसटी 18%। यहां पे मेरा फोकस नेचर ऑफ सप्लाई में नहीं है। 50,000 के ऊपर 18% का जो है वो 9,000 का जीएसटी लगा है। टर्म्स ऑफ सप्लाई स्टिपुलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्लू में क्यों मार्क किया ध्यान देंगे। मैंने वन ऑफ द कंडीशंस बताई थी कि आपके एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, तो पेपर के अंदर मैंने ये पहला वाला कंडीशन मीट करवाया कि टर्म्स ऑफ सप्लाई स्टिपुलेट कर रही है, इसका मतलब एग्रीमेंट कहीं ना कहीं है। ओके, वो क्या प्रोवाइड कर रही है कि 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा टू ओपीएल इफ इट मेक्स द पेमेंट विद इन 1 मंथ ऑफ द सप्लाई। सो एग्जांपल्स ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या हो सकते हैं कि आप टारगेट मीट करो, या फिर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कि आप 1 महीने में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो करंट केस में 2% का डिस्काउंट आ जाएगा, मतलब 1,000 रुपीज का जो है वो डिस्काउंट आ जाएगा इफ इट मेक्स पेमेंट विद इन 1 मंथ। तो 15 जनवरी और 15 फरवरी से पहले अगर पेमेंट आया तो OPL avails the ITC of 9,000 in the month of January, very very important। सप्लायर चार्ज 9,000, अभी तो नहीं पता कि ये पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो 9,000 का जो है वो जीएसटी लग गया। कितने के ऊपर? 50,000 के ऊपर। 9,000 का आईटीसी भी ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ओके, now the question, the instrumental question is, will the recipient pay within 1 month or not? If yes, then post supply discount section number 15 subsection 3 clause number B will come into action। आ जाओ। OPL avails the ITC and makes the payment on 10 February। मुबारक हो जी, मुबारक हो। 15 फरवरी से पहले 10 फरवरी मतलब आपका 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट आ चुकी है। अब कहानी घूम जाएगी। क्या घूमेगी? सप्लायर विल इशू क्रेडिट नोट फॉर 1180। कैसे आया 1180? 1000 इज 2% और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जीएसटी। अब ध्यान से सुनना, इस 1000 के ऊपर 18% का 180 का जो जीएसटी का रिवर्सल है, ये कब मिलेगा? जीएसटी का रिडक्शन कब मिलेगा? जब 180 का ही आईटीसी रिवर्सल भी हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 180 का सप्लायर एडजस्ट करेगा अपनी जीएसटी लायबिलिटी। एडजस्ट मतलब कम करेगा, तो उसी कॉरेस्पॉन्डिंगली रेसिपिएंट को 180 का रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। So 1,000 for the value of discount and 180 for proportionate IGST. After receiving this credit note, the OPL, that is the receiver, will reverse the ITC of 180 which is attributable to the discount. This was my second condition. Net payment कितनी करी जाएगी? 49,000 plus IGST। इन्होंने अलग अलग करके निकाली है। अलग अलग मतलब 50 plus 9 बनता था, लेकिन डिस्काउंट और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जीएसटी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 50,000 की पेमेंट थी माइनस 2%, दैट विल बी 49,000, और 49,000 के ऊपर 18% का आईजीएसटी। ठीक है, तो उतनी नेट पेमेंट कर दी जाएगी। आई थिंक आपको कहानी समझ में आई। चलो सर,
अब मैं आपको लेके जाऊंगा रूल से पहले। ये देखो एक छोटा सा एग्जांपल, मैं एक लाइन रीड करवा रहा हूं। एमए प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड पेड 5,000 एज इंटरेस्ट। ब्रैकेट में जो दिया है उसके ऊपर ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, नो सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज पेड ऑन द इंटरेस्ट। इसका मतलब इस 5,000 को मुझे रिवर्स कैलकुलेशन में लेके जाना पड़ेगा। इस केस में जीएसटी रेट है 18%, सो आई विल अज्यूम दैट इन दिस केस 5,000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंक्लूसिव बोले तो मैं 5,000 डिवाइडेड बाय 118% करूंगा टू नो द वैल्यू ऑफ सप्लाई। कितना आएगा वो? 5,000 डिवाइडेड बाय 118%, दैट विल कम टू बी 4237। तो रिटर्न फाइलिंग के टाइम क्या दिखाया जाएगा? 4237 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस 18% was GST, so 5,000 was the net consideration received by the recipient, and this is what is practiced in real life as well. चलो सर, आई थिंक कहानी अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। सेक्शन 15 का एक बहुत ही प्यारी समरी है, हालांकि ये मुझे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी 15 अच्छे से करा दिया है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। स्टार्ट विद एन इंस्ट्रूमेंटल क्वेश्चन। व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंटल क्वेश्चन? दैट आर टू कंडीशंस कंप्लाइड। कंडीशन नंबर 1, इज प्राइस द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, एंड कंडीशन नंबर 2, क्या सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड तो नहीं है ना? कहीं पे भी गड़बड़ हुई तो आपको स्लिप करके कहां भेज दिया जाएगा? जैसे वो सांप सीढ़ी होती है ना, आपको फटाफट से नीचे भेज दिया जाएगा। कहां? रूल्स की तरफ। नहीं तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे खुशी खुशी। अब रूल से पहले मैं आपको नोट्स पे लेके आना चाहता हूं। ये वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी करा दी है, आप इसको घर पे रीड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। 2 क्लियर कंडीशंस फॉर 15 सबसेक्शन 1 बता दिया है। 15 सबसेक्शन 2 बात करता है अदर टैक्सेस की, लेकिन उसके अंदर वो सेपरेटली चार्ज किए गए हो तो ही आपको इंक्लूड करना है। एग्जांपल म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन और नोट्स जो है मटेरियल के, वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दी है। लेट्स अंडरस्टैंड। सर, क्या टीसीएस इज नॉट जीएसटी? टीसीएस क्या जीएसटी? आंसर इज नो। तो क्या टीसीएस को भी मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड करना है? आंसर इज नो। व्हाई? टीसीएस इज नॉट अ टैक्स, टीसीएस इज अ मेजर ऑफ टैक्स कलेक्शन। टीसीएस अपने आप में टैक्स नहीं है, जैसे म्युनिसिपल टैक्स होता है वैसा वो टैक्स नहीं है। इट इज जस्ट अ मेजर ऑफ टैक्स कलेक्शन, जिसका क्रेडिट भी मिल जाता है फॉर्म नंबर 26 एएस में। तो टीडीएस और टीसीएस की बात कोई यहाँ पे आएगी नहीं, उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं लेंगे, ठीक है। पेमेंट टू थर्ड पार्टी की 2 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि इट शुड बी अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटी टू मेक सच पेमेंट। मतलब मेरे को कोल्ड ड्रिंक वाले को पेमेंट करना ही था क्योंकि उसने मेरे को कोल्ड ड्रिंक डिलीवर किया। एंड सेकंड, द सेड पेमेंट शुड बी इन रिलेशन टू सच सप्लाई। ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरे और केशव वाले एग्जांपल के अंदर अगर वो पेमेंट किसी और चीज से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई घड़ी वगैरह ली थी, तो सर उस केस में आप यहाँ पे बात नहीं करोगे इंक्लूजन की। बट अगर आप लॉजिक सोचो, इन दैट केस में इनवॉइस के अंदर भी वो वैल्यू कम नहीं करूंगा। मैं केशव को जब मैं इनवॉइस फेस करूंगा, मैं वो 2000 कम क्यों करूंगा? इफ द पेमेंट इज रिलेटेड टू सम अदर सप्लाई, ऑब्वियसली वो इसी सप्लाई के रिस्पेक्ट में कुछ होगा तो ही मैं उसके अंदर बात करूंगा, ठीक है। और उसकी जो मेरा पेमेंट एक्चुअल में उसने मेरी करी है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द सप्लाई, उसको मैं अलग से सेटल करूंगा। नेक्स्ट एक क्लैरिफिकेशन आया, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और ओईएम बोले तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर इज टाटा एंड इट इज प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ कंपोनेंट्स फॉर एप्पल, ठीक है। तो जो मोल्ड्स और डाइज होते हैं विच इज जनरली यूज्ड बाय द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, दीज आर ओन्ड बाय ओईएम, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं। तो ओईएम इसको परचेस करके इनको बेचता है एंड ही यूजेस, द टाटा विल यूज दोज ओईएम, दोज पर्टिकुलर मोल्ड्स एंड डाइज एंड एवरीथिंग फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोडक्शन। अब बात इसके अंदर आती है कि सर ये तो फ्री में सेंड किया जाता है। इसके बारे में हमने बात भी पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर ऑफ सप्लाई कि सिंस कंसिडरेशन इज नॉट देयर, सप्लाई होती नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि विल इट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर 15(2)(b)? बी के अंदर हमने बात करी थी कि विद रिस्पेक्ट टू द अदर थर्ड पार्टी और ये सब चीजें, क्या वो उस केस में यहाँ पे इंक्लूजन में आएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओईएम की ही होती है सेंड करने की। तो पेपर में आपको क्या चेक करना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी किसकी है टू सेंड द मोल्ड्स एंड डाइज। Generally, it is the contractual liability of the original equipment manufacturer only to send the molds and dies to the component manufacturer. लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की है और फिर इसने सेंड किया है, उस केस में वैल्यू को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। सो फोकस whether the supplier is responsible for charge that particular charge or not. तो देखो, will it be included in the value of supply? Answer is no, because it was not to be incurred by the component manufacturer. लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की थी एंड फिर सेंड करा गया है बाय द ओईएम, इन दैट केस आपको इंक्लूड करना पड़ेगा और इसको उसके ऊपर जीएसटी भी लगाना पड़ेगा।
ठीक है जी। चलो 15(2)(c) टॉक्स अबाउट सर्टेन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, पैकेजिंग हो सकता है, इंस्टॉलेशन हो सकता है, टेस्टिंग चार्ज, लोडिंग, व्हाटएवर इट इज वो आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, आउटवर्ड फ्रेट ट्रांजिट इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल सप्लायर ने कॉन्ट्रेक्चुअली एग्री किया था टू डिलीवर द गुड्स एट द बायर्स प्रीमाइसेस, तो इस केस में इट विल बी अ केस ऑफ कंपोनेंट सप्लाई। फ्रेट एंड इंश्योरेंस विल बी अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई। सेम रेट लगाना है जो कि गुड्स का है, क्यों? क्योंकि इस केस में सेल ऑफ गुड्स इज द प्रिंसिपल सप्लाई। अगर सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे सिर्फ फैक्ट्री में रेडी करके रखना है एंड द बायर पेज फॉर द फ्रेट सेपरेटली, तो उसका कोई रिलेशन नहीं है वैल्यू ऑफ गुड्स से। यहां पे कोई भी हम कुछ बात करेंगे नहीं, क्योंकि बायर ने अलग से उसको पेमेंट दिया होगा। ओके, सब्सिडी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको ऑलरेडी चीजें बता दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया, देयर आर सर्टेन इंसेंटिव्स गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टू एक्वायरिंग बैंक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड्स एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस, जो कि अप टू 2000 होती है। तो क्या उस इंसेंटिव को ऐड करना है? बेसिकली इस केस में क्या होता है, बैंक्स डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द कस्टमर, इंस्टेड दे रिसीव अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम द बैंक, उसके अंदर क्या ये सब्सिडी ऐड करी जाएगी? आंसर इज नो, दिस इज नॉट एज सच अ कंसिडरेशन बट अ सब्सिडियरी, बट काइंड ऑफ अ सब्सिडी व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो उसके ऊपर दोबारा जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करोगे, तो क्लैरिफाई करा गया कि भैया उस सब्सिडी को आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय द बैंक्स के केस में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में मैंने आपको कंडीशंस बता दी है, मैं आपको फिर भी बता देता हूं दोबारा यहां पे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू क्लियर कंडीशंस फॉर डिडक्शन ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 1, एग्रीमेंट होना चाहिए एट द टाइम और बिफोर ऑफ सप्लाई कि हम आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देने वाले हैं। सेकंड, द डिस्काउंट शुड बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज। ऑब्वियस ही बात है, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने आपको एक इनवॉइस चार्ज किया है, उस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में डिस्काउंट वर्कआउट होना चाहिए। अगर कोई जनरल डिस्काउंट है विच इज नॉट आइडेंटिफाइबल विद द सप्लाई, तो उस केस में क्रेडिट नोट कैसे इशू होएगा? सर क्यों? अरे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट किसी इनवॉइस के रिस्पेक्ट में इशू किए जाते हैं। क्रेडिट नोट के अंदर आपको ओरिजिनल इनवॉइस की भी डिटेल डालनी पड़ती है। तो अगर आपका पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट या वो डिस्काउंट इनवॉइस से रिलेटेड नहीं है, तो आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाओगे। सेकंड मेन कंडीशन क्या है? आईटीसी का प्रोपोर्शनेट रिवर्सल बाय द रेसिपिएंट। आई थिंक आपको ये बात क्लियर है। अब सुनो, अगर इसके अंदर में से कोई एक कंडीशन नहीं मीट हो पाई, तो उस केस में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस नहीं हो पाएगा। आपको जीएसटी जो आपने पे कर रखा है वो आप कुछ भी उसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो रियल लाइफ में आपको क्या इशू करना है? कमर्शियल क्रेडिट नोट। व्हाट इज अ कमर्शियल क्रेडिट नोट? है ये क्रेडिट नोट ही, लेकिन जीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। कमर्शियल मतलब मात्र आपका जो हिसाब किताब है आपके रेसिपिएंट के साथ, सिर्फ वही डील किया जाएगा। तो कमर्शियल क्रेडिट नोट इज जस्ट अ क्रेडिट नोट विदाउट एनी एक्चुअल जीएसटी एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अगर लेट से एग्रीमेंट नहीं था लेकिन मैंने उसको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया है, तो उस केस में आपको क्या इशू करना है? कमर्शियल क्रेडिट नोट। सर इज दिस कंसेप्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर आईसीआई मटेरियल? आंसर इज यस। इसके अंदर सारी चीजें वही है जो मटेरियल से आती है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मैंने बताए, जैसे कैश डिस्काउंट हो गया, या फिर क्वांटिटी या परफॉर्मेंस डिस्काउंट हो गया कि 1000 आप सेल करो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, वो सारी बातें। बट इसके रिस्पेक्ट में एग्रीमेंट होना जरूरी है। चलो कुछ और क्लैरिफिकेशंस आई। स्टैगर्ड डिस्काउंट्स होते हैं, बाय मोर सेव मोर, दीज आर प्री सप्लाई डिस्काउंट्स, ये इनवॉइस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ईयर एंड वॉल्यूम डिस्काउंट्स, नथिंग स्पेशल, आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की दो कंडीशन लगानी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। सेकेंडरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट्स आर नॉट नोट एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सेकेंडरी डिस्काउंट्स क्या होते हैं कि आपको मन किया तो आपने डिस्काउंट दे दिया, तो जब मन किया और डिस्काउंट दे दिया इसका मतलब आपका एग्रीमेंट तो रहा नहीं होगा। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की कंडीशंस तो मीट नहीं हुई, तो रिडक्शन नहीं हो पाएगा, तो आपको कमर्शियल क्रेडिट नोट देना पड़ेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, नो क्लेम बोनस बाय द इंश्योरेंस कंपनीज, ये कंसेप्ट मैंने आपको पीछे भी समझा दिया था सप्लाई के टाइम। तो नो क्लेम बोनस में क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। बात ये उठती है कि क्या वो नो क्लेम बोनस वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस किया जाएगा। लेट्स से नो क्लेम बोनस के नाम पे प्रीमियम 10% कम कर दिया मेरा। इन दैट केस मैंने हमारे एग्जांपल में आईसीआईसीआई था, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की वैल्यूएशन के अंदर क्या वो रिडक्शन काउंट किया जाएगा या एडबैक कर दिया जाएगा? सर आंसर इज काउंट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। क्यों? ये प्री सप्लाई डिस्काउंट की तरह ही है, इसके बारे में एग्रीमेंट के अंदर भी होता है, टर्म्स कंडीशंस के अंदर भी होता है, एंड दिस इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। मेरे प्रीमियम के रिस्पेक्ट में इनवॉइस में नो क्लेम बोनस के नाम पे 10% का रिडक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसको यस रिडक्शन दिखाया जाएगा। 1 लाख का प्रीमियम है और 10% माइनस किया है, तो आईसीआईसीआई विल पे जीएसटी ऑन 90,000, वो वैल्यू एडबैक नहीं करी जाएगी। ये प्री सप्लाई की तरह है, प्रॉपर इनवॉइस के अंदर रिकॉर्डेड है, ठीक है। चलो अब मैं आपको करवा रहा हूं रूल्स। सबसे ज्यादा हमें कितना टाइम लगा? अभी अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स लग गए और 30 मिनट्स के आसपास जाएंगे हमारे रूल्स के अंदर। अब रूल्स एंड एग्जांपल, अब सुनना, एक एग्जांपल एक रूल, मतलब एक रूल और एक एग्जांपल, ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत अपने को ना मटेरियल और नोट्स बहुत ज्यादा आगे पीछे करना पड़ेगा। एक फ्लो के अंदर सारे के सारे रूल्स कवर कर लेते हैं ताकि एक बार अच्छे से ग्रिप बन जाए, जो आपका मेन रिवीजन का तरीका है।
उसके बाद मैं आपको फटाफट से कुछ मार्क्ड एग्जांपल्स करवाऊंगा जो भी मुझे लगता है कि आपको इसके अंदर ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा रियलिटी के लिए कि हाँ एग्जाम में ये चीजें आ सकती है। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल से पहले हम रूल्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं। रूल नंबर 27 टू 35, दीज आर द चैप्टर नंबर 4 सीजीएसटी रूल्स। ठीक है, ये कब लगाने हैं? व्हेन सप्लाई कैन नॉट बी वैल्यूड एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। ये चार चीजें आपको बाद में समझ में आएंगी, पहले हम स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज चेक 15 सबसेक्शन 1 कंडीशंस फर्स्ट। ये तो मैंने आपको 10 बार बता दिया है। 15(1) में प्रॉब्लम आया तो ही रूल्स के अंदर जाना पड़ेगा, ये खुद चीज सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 4 ने बोली है। अब मैं स्टार्ट करवा रहा हूं रूल्स। बहुत सिंपल रूल्स है, कोई प्री कंसेप्ट नोशन है तो दिमाग से हटा दो। मेरी गारंटी है, सर की गारंटी है, आप प्लीज रूल्स एक बार खत्म होने दो, आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। रूल नंबर 27, कंसिडरेशन नॉट होनली इन मनी। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि कंसिडरेशन पूरा पैसों में नहीं है, विच वाज वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? बार्टर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, डिस्पोजल हो सकता है, एनीथिंग। तो अगर मैंने आपको क्लास बेचा, आपने मुझे 2000 रुपीज दिया और ये माउस दिया, दिस इज अ केस ऑफ कंसिडरेशन नॉट फुल्ली इन मनी। तो आपका स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके प्यार से करेंगे। आओ, स्टेप नंबर 1 आपको क्या लेना है? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, ओएमवी। सर ओएमवी क्या होती है? द मनी विच इज पेबल बिटवीन अनरिलेटेड पर्संस एंड वेयर द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो आपने मुझे 2000 प्लस ये माउस दिया, लेकिन मैं कोई दूसरा अनरिलेटेड बायर जो अनरिलेटेड स्टूडेंट है, वो मुझे कितना पैसा देता है, दैट इज द ओएमवी ऑफ माई प्रोडक्ट। बात समझ में आई? तो स्टेप नंबर 1 इज द ओएमवी ऑफ सच सप्लाई। अगर ये मेरे पास नहीं है तो मुझे जाना है स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे क्या देखना है? मनी कंसिडरेशन प्लस मनी इक्विवेलेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इफ नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब आपने मुझे 2000 रुपीज दिया, प्लस इस माउस का आपका मॉनेटरी इक्विवेलेंट क्या है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर पता है तो वो बता दो। लेट्स से वो है 1500, तो 2000 प्लस 1500 मेरा क्या बन जाएगा आंसर? 3500। सर अगर ये भी नहीं पता है, बी भी फेल कर गया, तो आप आएंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? सी द वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मेरे ही जैसा, अगर मेरा जो सप्लाई है उसी के मिलता जुलता कोई सप्लाई ले लो। लाइक काइंड क्या होता है? लाइक काइंड होता है सिमिलर सर्कमस्टांसेस सेम क्लोजली सब्सटेंशियली रिजेंबल्स द क्वालिटी, क्वांटिटी, रेपुटेशन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द मेन प्रोडक्ट। तो मेरा ही जो सप्लाई है उसी का मिलता जुलता किसी और का सप्लाई ले लो, वो कितने में बेच रहे वो यहां पे ले लो। अगर ये स्टेप 3 भी फेल कर गया तो आप आओ स्टेप नंबर 4 पे। अब ध्यान से सुनना, स्टेप नंबर 4, मनी कंसिडरेशन प्लस मनी इक्विवेलेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। सर गलत लिखा इसके अंदर आपने। मैंने कहा क्यों? अरे यही बात तो सर स्टेप नंबर 2 में लिखी थी जो अपने को पता नहीं थी। सुनो ना, रुको जरा, सब्र करो। अगर ये चीज पता होती तो आप यहीं पे स्टेप नंबर 2 में सॉल्व कर लेते। सर ये चीज मुझे पता नहीं है, इसीलिए आपके हेल्प के लिए आ रहा है रूल नंबर 30 और रूल नंबर 31, जिसको प्यार से मैं क्या बोलता हूं? चट्टे बट्टे। चट्टे बट्टे मतलब छोटे चट्टे बट्टे, ये हर जगह खेलने आ जाएंगे। रूल 30 और 31 आपको बहुत सारी जगह मिलेंगे कॉमन तरीके से। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? मनी इक्विवेलेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। ये अपने को तो पता ही नहीं है, अगर पता होता तो स्टेप नंबर 2 में ही कहानी सॉल्व हो जाती, यहां तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए आपके रेस्क्यू के लिए कौन आए? टन 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 टन, चट्टे बट्टे। रूल 30 और रूल 31। रूल 30 क्या बोलता है? गुड्स के केस में पहले बात करते हैं। रूल 30 कहता है कॉस्ट प्लस वैल्यूएशन, मतलब जो भी कॉस्ट लगी है ना आपकी सप्लाई में, उसके ऊपर का 10% ले लो प्रॉफिट मार्जिन, तो 110% जो है वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर ये नहीं पता लग पा रही तो रूल 31 बेस्ट जजमेंट, मतलब रेसिडुअल, कि भैया अपना दिमाग लगा के बता दो बेस्ट जजमेंट के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। गुड्स के केस में आपको पहले रूल 30 लगाना है, फिर रूल 31 लगाना है। सर्विस के केस में आप रूल 31 भी पहले लगा सकते हो, रूल 30 बाद में लगा सकते हो। ये जो मैंने आपको स्टेप नंबर 1, 2, 3 और 4 बोला, ये आपको सिक्वेंशियली फॉलो करना पड़ेगा। पेपर में सबसे पहले इसको ढूंढना है, नहीं मिला तो इसको ढूंढना है, नहीं मिला तो इसको ढूंढना है, और नहीं मिला तो इसको ढूंढना है। जब तक आपको जो चाहिए वो नहीं मिले तब तक उसको ढूंढते रहना है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, जब ऐसे समझाए तो समझ में आ रही है। चलो ऐसे ही समझाऊंगा सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं। 27 क्लियर है? आ जाओ सर 28 पे। वेरी स्पेसिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट। 28 टॉक्स अबाउट सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस एंड डिस्टिंक्ट पर्संस। अब डिस्टिंक्ट पर्सन अगर नहीं याद आया ना तो डांटूंगा। 25(4), 25(5) आपको ऑलरेडी पता है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस, और रिलेटेड पर्संस तो अभी अभी करवाया है, लेकिन अदर देन एजेंट। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे अगर 100% एजेंट है तो वो रिलेटेड पर्सन भी बन सकता है, लेकिन मैं उसको एजेंट को यहां से हटा दूंगा। सर एजेंट को क्यों हटाया? क्योंकि एजेंट के लिए अलग से रूल आने वाला है, रूल नंबर 28।
बात समझ में आई? तो अब बात करते हैं रूल नंबर 28। यहां पे भर भर के प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे सवाल भी बन सकते हैं और डिटेल सवाल भी बन सकता है। बहुत इजी है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। लेट्स स्टार्ट। इसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि ये मैंने बच्चों को थोड़ा सा छेड़ने के लिए डाला था क्लास वाले, ठीक है? आप मेन बात पे आओ। इसका एग्जांपल हो सकता है इंट्रास्टेट स्टॉक ट्रांसफर हमारे यूनिट्स के अंदर, या फिर कोई सर्विसेज भी हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 आपको क्या लेना है? स्टेप नंबर 1 लेना है ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू लेते वक्त आपको एक चीज का ध्यान देना है। क्या? देखो इसका एरो साथ साथ पढ़ो। गुड्स और सर्विसेज दोनों में ये लगेगा। इफ रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी देन व्हाटएवर द वैल्यू इज डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द जीएसटी लॉ एज द ओपन मार्केट वैल्यू। सर सप्लायर ने 1 रुपया डिक्लेयर किया, 0 डिक्लेयर किया, या फिर 1000 करोड़ डिक्लेयर किया, अपने को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अरे रेसिपिएंट को आईटीसी पूरा मिलने वाला है। तो अगर हमने अपना दिमाग लगा के इसका सप्लायर का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई चेंज भी किया, फर्क क्या पड़ने वाला है? यहां से बढ़ाएंगे घटाएंगे, वहां पे आईटीसी कम ज्यादा हो जाएगा। सो इफ द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी द वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर इन द इनवॉइस विल बी ट्रीटेड एज ओपन मार्केट वैल्यू। कहानी यहीं पे रफा दफा कर दो। अगर ये नहीं लग पाया, मैंने इसका देखो रीजनिंग क्या दिया है, नो पॉइंट इन एडजस्टिंग द इनवॉइस वैल्यू एज फुल आईटीसी इज बीन टेकन। लेकिन ये लगाना कब है? ये सिर्फ रूल 28 की बात कर रहा हूं, मतलब डिस्टिंक्ट पर्संस एंड रिलेटेड पर्संस, ठीक है? अगर ये ओपन मार्केट वैल्यू नहीं लग पाया तो जाओ बी पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड सर्विसेज। और अगर ये नहीं लग पाया तो रूल 30+31 सर्विस के केस में रूल 31 पहले लगवा सकते हो। अब ध्यान से गुड्स के केस में, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में सप्लायर के पास एक ऑप्शन है कि वो ए, बी और सी को डिच करे। मतलब भैया तू जहां से जा, ए, बी, सी मुझे नहीं लगाना। और मैं डायरेक्टली पता क्या लगा सकता हूं? इस वाले प्रोविजो में क्या ऑप्शन मिल रहा है कि आप ए, बी, सी को मारो गोली। सप्लायर के पास एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन कब लगेगा? व्हेन द रेसिपिएंट प्रोवाइड्स और सप्लाइज दीज गुड्स एज सच। मेरा कीवर्ड है एज सच, मतलब मैं सप्लायर हूं, राम रेसिपिएंट है, ठीक है? और हम कौन है? रिलेटेड पर्संस वगैरह। मैंने उसको माउस बेचा, रेसिपिएंट ने ये माउस आगे एज सच बेचा, इसके ऊपर बिना काम किए 100 का। रेसिपिएंट ने आगे 100 का बेचा, तो मेरे पास ऑप्शन है मैं ए, बी, सी को इग्नोर करके मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई की वैल्यू 90 ले लूं। अब रीड करो। एन ऑप्शन विद द सप्लायर इफ द गुड्स, सर्विसेज नहीं, इफ द गुड्स आर इंटेंडेड टू बी सप्लाइड एज सच by the recipient, value can be taken as 90% of the price which is charged for the supply of goods of like kind quality by the recipient to his unrelated customer. Recipient ऐसे ही goods आगे कितने में देता है? उसका 90%। सर 90% क्यों? अरे 10% अपना प्रॉफिट खाएगा ना। मैं 90 का बेचूंगा तो आगे वो 100 का बेचेगा, मोटा मोटा ऐसा। मतलब वो आगे 100 का बेचता है तो उसका 90% मैं उसको दे रहा हूं, 10% उसका प्रॉफिट मार्जिन। दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, ये सिर्फ गुड्स के केस में पॉसिबल है। दूसरा, वो गुड्स एज सच सेल किए जा रहे हैं। अगर एज सच सेल नहीं किए जा रहे, इसका मतलब कोई प्रोसेसिंग वगैरह करी जा रही है, उस केस में प्रॉफिट मार्जिन का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि 10% लेना या नहीं लेना है, ठीक है? सो सप्लायर कैन इग्नोर दिस। ये वाला वो इग्नोर कर सकता है। ही कैन नॉर्मली मूव एज पर एबीसी, ये वाला, ओके? एंड this option is not applicable in case of services but invoice value can be accepted as OMV if the recipient is eligible। मतलब सिंपल सी बात बोलिए, ये वाला जो फंडा है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों में लगाया जाएगा, बट ये वाला सिर्फ गुड्स के केस में लगाया जाएगा और पूरा एबीसी इग्नोर हो जाएगा। आई थिंक कहानी बहुत टक क्लियर हो रही है। अगर हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ क्या कर रहे हो। चलो, रूल 29 एजेंट के रिस्पेक्ट में। अगेन ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के रिस्पेक्ट में, सर्विस के केस में नहीं। तो सप्लाई और रिसीव थ्रू एन एजेंट। अब सर एक बात बताओ, ये ओन इनवॉइस क्यों लिखा है आपने? क्या आपने यहाँ पे इनवॉइस टेस्ट की बात लिखी है? आंसर इज यस। मुझे एक बात बताओ, अगर वो इनवॉइस टेस्ट फेल हो गया तो सप्लायर और मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में तो सप्लाई मानी नहीं जाएगी ना, और सप्लाई मानी नहीं जाएगी तो मैं वैल्यूएशन क्यों करूंगा, ठीक है? तो वो खुद इनवॉइस इशू कर रहा है, खुद के नाम पे कर रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई माना जा रहा है और उसके वैल्यूएशन की बात करी जा रही है, जिसके अंदर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 फेल हो गया है। प्लीज अंडरस्टैंड करें, तो ध्यान से सुनना। गुड्स का सप्लाई या फिर रिसीट हो रहा है थ्रू एन एजेंट। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ओएमवी ऑफ द गुड्स। और बच्चे यहां पे गलती करते हैं, वो समझते ये या फिर ये नहीं, ये दोनों ही ऑप्शन है। मतलब दिस एंटायर थिंग इज ऑप्शन नंबर 1, आप ये लो या फिर ये लो। कई बच्चे समझते हैं कि सर ये नहीं लिया तो ये, नो, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। इंटरनली ऑप्शन दिया हुआ है। पहला,
ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, और सेकंड 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय रेसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर। तो जिसको भी आप सप्लाई कर रहे हो वो मतलब सप्लायर और प्रिंसिपल और एजेंट वो आगे कितने में दे रहा है उसका 90% फंडा यही वाला लगा रहे हैं कि 10% प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो ये ऐसा मत समझना कि ये पहला है और उसके बाद स्टेप नंबर 2 ये, नो, ये इंटरनली स्टेप नंबर 1 था, दिस इज इंटरनल ऑप्शन। और अगर ये नहीं कर पाए तो रूल 30 और उसके बाद रूल 31। सर यहां पे आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा सर्विस वाली बात, अरे ये गुड्स की बात हो रही है तो इस केस में 30 पहले लगाना पड़ेगा फिर 31, ठीक है। अब छोटी सी बात आई है हमारे चट्टे बट्टों के लिए। चट्टे बट्टे कौन है? हमारे प्यारे दो बच्चे, रूल 30 और 31, जो बोलते हैं कि सर रूल 30 बात करता है कॉस्ट बेसिस, इट अप्लाइज इन केस ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, कॉस्ट प्लस 10% लगा दो। और रूल 31 बात करता है बेस्ट जजमेंट के बारे में, बट बिफोर रूल नंबर 31 सप्लायर हैज टू सिक्वेंशियली फॉलो ऑल द रूल्स, जो जो उसके रूल्स लग रहे हैं वो उसको सिक्वेंशियली फॉलो करने पड़ेंगे। सिर्फ सर्विस के केस में रूल 31 पहले लगाया जा सकता है रूल 30 के। आई थिंक दिस इज क्लियर। एंड इसका बेसिस जो होना चाहिए वो सेक्शन 15 एंड वैल्यूएशन रूल्स ही। मतलब सिंपल सी बात है, हम बोल रहे बेस्ट जजमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि आप हवा में कुछ भी निकाल के ले आओ कि मेरे सपने में ये फिगर आई और वो मैंने डाल दी। बात क्लियर हो रही है? नीचे मैंने एक छोटा सा नोट डाला है कि रूल 30 और 31 तभी लगेंगे व्हेन 27, 28, 29 मेरे फेल कर जाए, मतलब एप्लीकेबल है लेकिन मैं इंफॉर्मेशन नहीं लगा पाया, तभी मुझे रूल 30 और 31 की तरफ आना पड़ा, स्टेप्स मेरे फेल कर गए, जो भी 27, 28, 29 का था, ठीक है। 27 था मेरा प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, 28 टॉक्ड अबाउट द डीम्ड पर्संस और रिलेटेड, 29 टॉक अबाउट द एजेंट। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप कोई ऐसा केस सोच सकते हो? अगर केस सोचोगे तो कमेंट करना, मैं उसको जरूर अप्रिशिएट करूंगा। सर अभी और क्या करूंगा? क्लास में मैं क्या करता था, ऐसे सवालों के 51 रुपए देता था पेटीएम बच्चों को, ठीक है। तो हम क्लास में से मस्ती करते थे, लेकिन अभी आपके साथ नहीं कर सकते, आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक अंडरस्टैंड करें, क्या ऐसा कोई केस बन सकता है क्या? ध्यान से सवाल सुनना पहले। इज देयर एनी केस पॉसिबल दैट यू कैन थिंक ऑफ in which 27 is not applicable, 28 is not applicable, 29 rule is not applicable and we have to directly apply rule number 30, 31? क्या ऐसा कोई केस बन सकता है? सोचो, 2 मिनट लो, पॉज करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आंसर इज यस सर, ऐसा केस बन सकता है। एग्जांपल, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स ऑन विच आईटीसी वाज अवेल्ड, ऑन विच आईटीसी वाज अवेल्ड। क्या उसके अंदर 27 लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं है। प्राइस होल्ली, क्या प्राइस है ही नहीं। 27 कब लगता है? जब प्राइस नॉट होल्ली इज नॉट द होल एंड सोल कंसिडरेशन, पर कुछ तो पैसा है ना, मतलब मॉनिटरी प्लस नॉन मॉनिटरी है, यहां पे तो मॉनिटरी है ही नहीं। 28 नहीं लगेगा क्योंकि जिसको मैंने ट्रांसफर किया, डिस्पोजल किया, वो मेरा कोई डीम्ड डिस्टिंक्ट या फिर रिलेटेड पर्सन नहीं है। और 29 तो एजेंट के केस में लगता है, तो इस केस में मुझे सीधा रूल 30 या 31 लगाना पड़ेगा। 27 में प्लीज ध्यान रखना, थोड़ा बहुत प्राइस इन्वॉल्व है बट इट इज नॉट द होल कंसिडरेशन, ठीक है, बट सम प्राइस इज इन्वॉल्व, हेंस मॉनिटरी प्लस नॉन मॉनिटरी। वही बात मैंने यहां पे लिख रखी है। चलो, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है रूल नंबर 27, 28 और 29। अब एक काम करें क्या, 30, 31 भी हमारा हो गया है। 31A से थोड़े से स्पेसिफिक है आपके रूल्स, तो एक बार हम 27, 28 और 29 के क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या बोलते हो? हाँ सर, क्वेश्चंस कर लेते हैं, वरना बाद में बहुत सारे रूल्स इकट्ठा हो जाएंगे। आ जाओ। 27, 28 और 29 क्या क्या थे? 27 था जब आपका कंसिडरेशन पैसों की फॉर्म में है बट इट इज नॉट होनली द कंसिडरेशन, मतलब कहीं ना कहीं बार्टर इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं कैश के साथ साथ मुझे कुछ और भी मिल रहा है, तो आपके उसके अंदर 4 स्टेप प्रोसेस लगाना है। रूल 28 क्या था? डिस्टिंक्ट पर्संस, रिलेटेड पर्संस के बीच में लगाना है। और रूल 29 क्या था? एजेंट के केस में, ठीक है। और 30, 31 हमारे चट्टे बट्टे है, ठीक है। प्यार से चट्टे बट्टे बोलना, एग्जाम में मत लिख देना, मरवाओगे। अब 1-2 एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आ जाओ हमारे इस नंबर पेज नंबर 40 पे। एक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं इसके अंदर सारी बातें आपकी कवर करने वाला हूं, डोंट वरी, बट प्लीज ट्राई टू एब्सॉर्ब व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि मैं यहाँ पे रिपीट मोड में नहीं जा पाऊंगा, रिवीजन है, ठीक है। X Private Limited offers a new mobile phone worth ₹20,000 to Y in exchange of old mobile phone and cash payment। ये दोनों देखते दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। किसकी घंटी बज जानी चाहिए? सर रूल नंबर 27, रूल नंबर 27, क्योंकि कहीं ना कहीं कैश के साथ साथ पैसा भी आया, सो मनी इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। अब यहीं पे आपका दिमाग लगना चाहिए सर बेसिक एनालिसिस के फॉर्म में कि सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 यहां पे नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 इज प्राइस, that is the cash should be the sole consideration। यहां पे मेरा 15(1) नहीं लग पाया, इसीलिए मुझे रूल्स का सहारा लेना पड़ा। इस तरीके से आपको लिंकिंग करनी है। Exchange value of old phone lowers the price of new phone, obviously बात है, that is why we are saying that 16,000 is not the true representative। The known market value of the new phone without the exchange, that is the OMV, is 20,000। तो यहां पे मेरा स्टेप नंबर ए जो OMV होता है वही लग जाएगा, मेरे को 20,000 आंसर मिल जाएगा, that will be the value of supply। Example 2,
Laptop is manufactured and supplied for 40,000. Further, a printer valued 4,000 is also received in the barter. Market value of the laptop is not known. हो. स्टेप नंबर ए, जिसने मुझे बोला था ओपन मार्केट वैल्यू लेने के लिए, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है. अब मैं किसके पास जाऊंगा? स्टेप नंबर 2 के पास. स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या बोला था? जो भी कैश आया प्लस नॉन मॉनिटरी का मॉनिटरी वैल्यू. नॉन मॉनिटरी क्या है? इसके अंदर प्रिंटर, और प्रिंटर की वैल्यू है 4,000. तो मुझे स्टेप नंबर बी के हिसाब से 40 प्लस 4 दैट इज 44,000 आंसर हो जाएगा एज पर स्टेप नंबर बी. तो ए मेरा इसके अंदर काम नहीं करा. रूल नंबर 27 क्लियर हुआ? हां सर हुआ. तो हमें लेके चलो रूल नंबर 28 के एग्जांपल पे. आ जाओ जी, आ जाओ. ABC Private Limited, a registered supplier, is a manufacturer of taxable goods. The company's factory is located in Noida, UP, and depot in Gurugram, Haryana. दिमाग में घंटी क्लिक कर चुकी है. रूल नंबर 28 लगने वाला है. मेरी दोनों यूनिट्स है, तो दोनों यूनिट्स का डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन लग जाएगा. यस सर. गुरुग्राम डेपो इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब ये बात लिखी जाती है, इसका मतलब डिक्लेयर्ड वैल्यू इन द इनवॉइस विल बी एक्सेप्टेड एज ओपन मार्केट वैल्यू इन स्टेप नंबर 8 सेल्फ. Noida factory agrees to supply goods worth 1 lakh rupees to a customer of Gurugram on its behalf. On its behalf, Noida factory ships the goods directly to the customer in Gurugram and bills the Gurugram depot. Now the Noida factory has the option of billing at 90,000 टू दिस पर्टिकुलर गुरुग्राम डिपो. सर अपने को तो ये समझ में नहीं आया, ये कहां से क्या लगा दिया? अरे इसके अंदर सीधा फर्स्ट प्रोविजन उन्होंने लगा दिया है कि इसके पास ऑप्शन होता है ना कि वो ए बी सी को हटा दे, और जो वैल्यू है हमारी गुड्स विच आर इंटेंडेड टू बी सप्लाइड एज सच बाय द रेसिपिएंट. करंट केस में रेसिपिएंट कौन था? गुड़गांव का डिपो. गुड़गांव के डिपो के बिहाफ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर 1 लाख तो ये नोएडा वाले फैक्ट्री ने किया है, ये तो नोएडा फैक्ट्री का वैल्यू है. नहीं, ध्यान से पढ़ो. Please understand this properly. The Noida factory agrees to supply goods worth 1 lakh to a customer of Gurgaon on its behalf. On its behalf मतलब गुड़गांव वाला आगे 1 लाख पे दे रहा है, तो मेजर हमारा ओरिजिनल सप्लायर के पास ऑप्शन है उस वैल्यू का 90% लेने का. वही बात यहां पे लिखी गई है. एबीसी को हाफ हटा दो और 90% ले लो. तो यहां पे इट हैज द ऑप्शन टू टेक दिस एट 90,000, बट इट कैन ऑल्सो बिल द गुरुग्राम डिपो एन एक्चुअल कॉस्ट एज गुरुग्राम डिपो इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी. मतलब अगर कोई और भी ऑप्शन लिया तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईटीसी जो है वो ले सकता है रेसिपिएंट. इन द सेम सिनेरियो इफ द गुड्स आर रिप्लेस्ड बाय सर्विसेज, अगर गुड्स की जगह सर्विस आ गई तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा. आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, आपको इस वाले पॉइंट पे रहना पड़ेगा. वॉट एवर द ओपन मार्केट वैल्यू इज डिक्लेयर्ड विल बी एक्सेप्टेड एज ओएमवी. व्हाई? बिकॉज द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी. आई थिंक आपको कहानी अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है. इसके सिवाय एक एजेंट वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं. एबीसी लिमिटेड सप्लाइज गुड्स टू इट्स एजेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, रूल नंबर 29 के अंदर आपको गुड्स की ही बात करनी है. रूल 29 सप्लायर और एजेंट मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सर्विसेज का लेन देन नहीं है. गुड्स वाले के लिए रूल नंबर 29 लगता है. सो दिस इज द फर्स्ट point that you need to understand and you need to identify in the exam. Okay, यहां पे अगर सर्विस कर गया तो रूल 29 आप नहीं लगा सकते. एजेंट इज सप्लाइंग गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाई एट द प्राइस ऑफ 1000 पर यूनिट. तो यस, वन ऑफ द ऑप्शंस मेरे पास ए के अंदर ही क्या था? 90%. तो 1000 का 90% हो जाएगा 900. एबीसी लिमिटेड ऑल्सो सप्लाइज द गुड्स टू अनरिलेटेड कस्टमर एट द प्राइस ऑफ 950. सो दिस इज माय ओपन मार्केट वैल्यू. इन दोनों में से मैं कोई भी ले सकता हूं. सर क्या ये सिक्वेंशियल है? आंसर इज नो. यही बात मैंने आपको 2-3 बार बता दी है, मैं फिर से दिखा देता हूं. ये आपका ए के अंदर स्टेप नंबर 1 के अंदर ही इंटरनल ऑप्शन दिया हुआ है. तो आप यहां पे 900 या फिर ओपन मार्केट वैल्यू 950 कोई भी ले सकते हो. ठीक है सर. अब आगे बढ़ते जरा. 30-31 करवा दिया मैंने आपको. समरीज आप जहां चेक करना हो कर लेना, डाउट आए तो मैं हूं. नाउ लेट्स मूव टू फर्दर. रूल नंबर 31A, वैल्यूएशन ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग. वेरी वेरी सिंपल. आ जाओ. सबसे पहले बात करते हैं लॉटरी की. व्हेन इट इज सप्लाइड बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट. ऑर्गेनाइजिंग स्टेट मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट ये चीज करवा रही है, बिकॉज लॉटरी के ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो सेंट्रल नहीं स्टेट गवर्नमेंट का रहता है. ठीक है, तो उस केस में मैं आपको रीड करवा देता हूं, फिर आपको सिंपल हैक बता दूंगा. वैल्यू इज 100 upon 128 of face value of ticket or 100 upon 128 of notified price in the official gazette by the organizing state, whichever is higher. सर समझ में तो हमें कुछ आया ही नहीं. सिंपल सी बात, फेस वैल्यू या नोटिफाइड प्राइस को माना जा रहा है इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, बिकॉज इट इज अ लग्जरी आइटम. बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सब के ऊपर जीएसटी का रेट लगता है 28% से. तो बैक कैलकुलेशन करनी है 100 upon 128 मतलब वॉट एवर द फेस वैल्यू इज. ओके, अब हायर मतलब मैं सीधा क्या कर सकता हूं, फेस वैल्यू या फिर नोटिफाइड प्राइस. नोटिफाइड प्राइस ये ऑर्गेनाइजिंग स्टेट बताती है, ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दी जाएगी.
पेपर में आपको सिंपल तरीका लगाना है, फेस वैल्यू या नोटिफाइड प्राइस में से जो हायर होगा वो ले लेना और उसको डिवाइड कर देना 128% से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन द लॉटरी, जैसे बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, रेस क्लब। सर ऑनलाइन गेमिंग, मनी, कसिनो, उसके अंदर कैसे किया जाएगा? उसके अंदर स्पेशल रूल्स ऐड हुए, रूल नंबर 31B और रूल नंबर 31C, वो मैं आपको अमेंडमेंट्स में अभी करवा दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है। तो ये वाले एक्शनेबल क्लेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, इसके अंदर जो भी फेस वैल्यू ऑफ बेट है या वॉट एवर द अमाउंट इज पेड टू द टोटलाइजेटर। टोटलाइजेटर क्या होता है? बेसिकली जो बेटिंग होती है उसके अमाउंट्स को टोटलाइज करता है और एक प्रोसेस होता है। तो ये आपको पेपर में दिया जाएगा दैट 100% विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर डायरेक्टली आपको जीएसटी का रेट लगाना है। यहां पे बैक कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसी को 100% मानना है और उसके ऊपर जीएसटी का रेट लगाना है। मैं आपको इसका एक सवाल करवा देता हूं, आओ। 31A, द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट रन्स अ लॉटरी। लॉटरी मतलब दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए आपको, नोटिफाइड प्राइस लेना है या फिर जो फेस वैल्यू है उसको लेना है। वेयर फेस वैल्यू ऑफ अ लॉटरी टिकट इज 250 एंड प्राइस नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज 240। दोनों में से हायर कौन सा हुआ? 250। 250 डिवाइडेड बाय 128% कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। पेपर में आप दोनों भी अलग अलग करके दिखा सकते हो और उसमें से हायर ले लेना, बट यस दिस इज फॉर शॉर्टकट कि फटाफट से अगर आंसर निकालना टाइम ना मिले तो एटलीस्ट आप हायर वाले को डिवाइड 128 से करना, तो आपका 195.31 राउंड अप हो जाएगा 195, वो आपका आंसर आ जाएगा। एंड यस 195 विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली 195 वैल्यू और उसके ऊपर 28% जीएसटी। ठीक है। चलो सर, इतना हमें समझ में आ गया है, धीरे धीरे कहानी क्लियर हो रही है। लेट्स मूव अहेड। रूल नंबर 32 आर सर्टन सप्लाईज, स्पेसिफिक सप्लाईज, जिसके वैल्यूएशन के तरीके बता रखे हैं। इसके अंदर 5 सप्लाईज कवर करी जाती है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड दिस दैट रूल 32 इज ऑप्शनल इन नेचर। मैं आपके सामने ये जो 5 सर्विसेज रखने वाला हूं ये ऑप्शनल इन नेचर है एंड ये ओवर रूल करते हैं रूल नंबर 27 टू 30। रूल नंबर 27 टू रादर 31 ये पूरा ओवर रूल करते हैं। तो अगर लेट्स से ये मनी चेंजिंग वाला ट्रांजैक्शन होता है डीम डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में, तो आप रूल नंबर 28 को इग्नोर करके रूल नंबर 32 लगा सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या आईसीआई इस वाले बात को टेस्ट करता है क्या ओवर रूलिंग वाली? आंसर इज नो, बट अपने को पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है। आ जाओ 5 स्पेसिफिक सर्विसेज। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट सर्विस मनी चेंजिंग। सो परचेज सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। इसके अंदर 2 मेथड आते हैं और मेथड नंबर 1 के अंदर भी 2 केस बनते हैं। स्टार्ट करें। दिस इज रूल नंबर 32 सब रूल 2 क्लॉज नंबर ए। सर क्या इतना सारा लर्न करना पड़ेगा? बेटा जी कभी कभार ऐसा वो लिख देते हैं कि 32 ए से लगाओ या फिर 32 बी से लगाओ, क्योंकि इसके अंदर 2 मेथड होते हैं। तो एटलीस्ट आप मनी चेंजिंग के रिस्पेक्ट में क्लॉज को भी लर्न कर लेना, इट विल प्रूव टू बी एसेंशियल, डाउट नहीं आएगा पेपर में। ठीक है। आ जाओ, केस नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1, केस नंबर 1 कि वन ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इज आईएनआर। केस नंबर 2 होता है जब आईएनआर इन्वॉल्व होता ही नहीं है। फर्स्ट वाले में देख लेते हैं, जब वन ऑफ द करेंसीज इज आईएनआर तो आपको सिंपल क्या करना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द बाइंग सेलिंग रेट ऑफ करेंसी माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज इनटू द टोटल नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी। एग्जांपल मैंने रेट दिया 85 का, कोई भी ले लो आप, मैं करेंसी का नाम ही नहीं ले रहा अभी। मैं हूं मनी चेंजर, ऑथराइज्ड डीलर हूं, मैंने रेट दिया 85 का, आरबीआई का रेट है 83 का और टोटल $100 चेंज हुए। तो 85 माइनस 83 2 इंटू 100 200 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आपके पास आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं अवेलेबल तो आप एक काम करो, इस ट्रांजैक्शन के अंदर जितना भी आईएनआर गया या कितना भी आईएनआर आया उसका 1% आपका बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके ऊपर जीएसटी लगा देना। पर यह केस तब लगता है जब बेटा जी आईएनआर अपने पास अवेलेबल हो, मतलब आईएनआर इज वन ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज। अगर आईएनआर करेंसी एक्सचेंज है ही नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने डॉलर लेके पाउंड दिया है, मैंने येन लेके पाउंड दिया है, मतलब आईएनआर का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो उस केस में क्या करना है? जो भी दोनों करेंसीज इन्वॉल्व है, येन पाउंड, पाउंड डॉलर, उसको आईएनआर में कन्वर्ट करो एज पर द आरबीआई रेफरेंस रेट। आरबीआई रेफरेंस रेट्स आपको पेपर में दिए होंगे, उसका लोअर पिक करो और लोअर वाले का 1% विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर आप जीएसटी रेट लगा देना। तो मेथड नंबर 1 के अंदर जो है केस नंबर 1 आ जाता है, केस नंबर 2 आ जाता है। अब इस वाले मेथड के अंदर जनरली जो एजेंट होता है उसकी क्लियर कट इनकम दिख जाती है, क्लियर कट इनकम दिख जाएगी कि उसका बाइंग रेट, सेलिंग रेट उसने क्या दिया और आरबीआई का मोटा मोटा रेट क्या था। सो इसके अंदर काइंड ऑफ द इनकम इज डिस्क्लोज्ड। ओके, सो वी आर गिविंग एन ऑप्शन टू द एजेंट कि आप एक काम करो, अगर आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स नहीं बतानी है, आप एक स्लैब बेसिस पे आ जाओ। जितना भी आईएनआर टोटल इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, जितना भी आईएनआर एक्सचेंज हुआ है, ये उसी केस में लग पाएगा जब आपका आईएनआर इन्वॉल्व है और आप इसके अंदर स्लैब बेसिस पे चले जाना। बट इफ यू गो फॉर दिस मेथड यू कैन नॉट विदड्रॉ दिस अंडर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। आओ अब करेंसी एक्सचेंज, ये टेबल एज इट इज लर्न करना है। ये पेपर में अगर आया तो भगवान को हम थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सवाल बनते हैं इसमें से। ठीक है। मैंने देखा है बहुत बच्चों की सिली मिस्टेक्स होती है इन द रूल्स।
भाई साहब अगर रूल्स आ गए और रूल्स अगर आपको समझ में आ गए, विच आई एम ऑब्वियसली आई नो कि आपको इस लेक्चर में समझ आ रही है, ठीक है, तो प्लीज सिली मिस्टेक्स की वजह से नंबर मत खोना, बहुत गलत हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है बाद में जाके, क्योंकि रूल्स बहुत ही डायरेक्ट है। आ जाओ, ये टेबल लर्न करना है आपको। करेंसी एक्सचेंज अप टू 1 लाख है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द हायर ऑफ 1% ऑफ दैट अमाउंट और 250, मतलब मिनिमम 250 तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा यार, 250 रुपए के ऊपर तो जीएसटी दे दो, ठीक है सर। मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, लेट्स से 5 लाख था, ठीक है, लेट्स से इट वाज 5 लाख, तो इस केस में क्या होगा, 1000 प्लस 4 लाख, मतलब ग्रॉस अमाउंट माइनस 1 लाख, दैट विल बी 4 लाख, उसका 0.5%। सर ये 1000 कैसे आया? अरे 1 लाख के ऊपर 1% 1000 ही तो बनाना, तो पहले 1 लाख के ऊपर उन्होंने 1% चार्ज किया, बैलेंस के ऊपर 0.5%। लेकिन अगर करेंसी इन्वॉल्व 10 लाख से ज्यादा है, लेट्स से 15 लाख, तो उस केस में 5500 प्लस 0.1% ऑफ दैट करेंसी माइनस 10 लाख, तो इस केस में क्या होगा, 5500 प्लस 15 लाख माइनस 10 लाख, 5 लाख का 0.1%। सर ये 5500 कैसे आया? अरे ये 1% ले लो और ये 0.5% ऑफ 9 लाख ले लो ना। 9 लाख कैसे? क्योंकि 1 लाख के ऊपर तो चार्ज हो चुका है और ये अप टू 10 लाख जा रहा है, तो 9 लाख के ऊपर 0.5% विल बी 4500 एंड ये होगा मेरा 1000, तो ये बना मेरा 5500। तो रट्टा कुछ मारना नहीं है, समझ में आ चुका है, बट यस टेबल अच्छे से लर्न कर लेना। 5500 प्लस 0.1% ऑफ दिस डिफरेंस और 60,000 विच एवर इज हायर, तो मिनिमम आपका 250 रुपीज विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई और मैक्सिमम 60,000, यहां पे लोअर ले, इसीलिए मैंने वर्ड लिखा है कैप। सो कैप विल बी 60,000, 60,000 से ऊपर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे, चाहे आपका कितना मर्जी आईएनआर एक्सचेंज हुआ हो। पेपर में आपको ध्यान देना है, कभी कभार दे में आस्क यू स्पेसिफिकली कि आपको रूल 32(2)B के हिसाब से आंसर कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आपको यही वाला मेथड लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये वाली चीज आप लर्न कर लो। इसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, देखो। On 10th May, Mr. Doshi converted USD 100 into 7400 at 74 per USD. RBI reference rate was 75. तो clear cut 75 minus 74 1 into 100 will be the value of supply. ठीक है, चलो। USD 9000 are converted into UK 4500. INR इन्वॉल्व नहीं है, मेथड नंबर 1, केस नंबर 2, INR इन्वॉल्व नहीं है। इन दोनों का रेफरेंस रेट दिया है 74 and 98, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों का लोअर लो और उसका 1% कर देना, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। आई होप दिस इज क्लियर। X Private Limited, a money changer, has exchanged USD $10,000 to INR 74 per USD. X Private Limited wants to value the supply in accordance with 32(2)B. अब देखो, अगर पेपर में आपको ये याद ही नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसका मतलब आपको मेथड नंबर 2 लगाना है, स्लैब रेट सिस्टम। 74 इंटू 10,000 को सीधा आपको ये वाले तरीके से वैल्यू करना है, ठीक है। तो इसका आंसर 4200 के आसपास आया था, यस आई रिमेंबर इट करेक्टली। आप इसको करना, इसके अंदर कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे आओ, वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ एयर टिकट फॉर एयर ट्रेवल बाय एन एयर ट्रेवल एजेंट। मेरा एक एयर ट्रेवल एजेंट है, मुझे कहीं पे भी बाहर जाना होता है तो मैं अपने एयर ट्रेवल एजेंट को फोन करता हूं और बोल देता हूं कि भाई मेरी टिकट कर दे। नाउ दिस सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज गिवन बाय द एयर ट्रेवल एजेंट, उसको कैसे वैल्यूएशन करना है, ये डिपेंड करता है कि क्या मैं डोमेस्टिक ट्रेवल कर रहा हूं या मैं इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहा हूं। ऑब्वियस रीजंस की वजह से डोमेस्टिक ट्रेवल में आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कम रहेगा, इंटरनेशनल में ज्यादा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रेवल में बेसिक फेयर का 5% लेना है, इंटरनेशनल ट्रेवल में बेसिक फेयर का 10% लेना है। What is basic fare? That is the fare जो बेसिक एयरलाइंस चार्ज करती है और उसके ऊपर एयर ट्रेवल एजेंट को कमीशन मिलता है। सो द बेसिक फेयर विल बी गिवन इन द एग्जाम, बाकी फलाने फेयर्स दिए होंगे वो आपको इग्नोर करने हैं। बेसिक फेयर के परसेंटेजेस लगाने आपको डायरेक्टली, ठीक है, 5% और 10%, बस ध्यान रखना इंटरनेशनल या डोमेस्टिक। सर इकोनॉमी क्लास, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी प्रीमियम, डज नॉट मैटर, आपको सिर्फ देखना है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। दिस वाज रूल नंबर 32, सब रूल 3। इसका आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं यहां पे नहीं करवा रहा क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। अदर टैक्सेस ये वो सब इग्नोर करना है, बेसिक फेयर के परसेंटेजेस आपको इसके अंदर लगाने हैं, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। सर्विस इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस की। अब बहुत ध्यान से सुनना, कभी कभार ये आपको भी पता होगा, इफ यू हैव टेकन सम काइंड ऑफ अ पॉलिसी और आपके पेरेंट्स फैमिली में कहीं ना कहीं इस चीज की बात हुई होगी कि यार ये वाली प्योरली लाइफ इंश्योरेंस है या ये वाली एक हाइब्रिड है, बोले तो लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। हमारा फोकस किस तरफ है? हमारा फोकस है लाइफ इंश्योरेंस की तरफ, बिकॉज दैट इज द सर्विस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड। इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई सर्विस नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई अमाउंट जा रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहां पे सवाल ये उठता है कि सर क्या लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का अलग अलग एलोकेशन अपने पास है या नहीं है, उसके हिसाब से मेरे आंसर बनेंगे, ठीक है। आओ, फर्स्ट केस इज रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी।
इस कैटेगरी के अंदर 3 केस बनेंगे। केस नंबर 1, पॉलिसी हैज रिस्क कवरेज प्लस इन्वेस्टमेंट एंड द बाइफरकेशन। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई वाले मेरे से 100 रुपीज मांग रहे हैं, 100 रुपीज में से वो मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि सिद्धेश साहब आपका 70 रुपीज लाइफ इंश्योरेंस की तरफ है और 30 रुपीज का प्रीमियम हम आपसे इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस केस में जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, 70 की तरफ लगेगा। ओके, सो देखो, द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ग्रॉस प्रीमियम दैट इज 100 माइनस द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग प्रोवाइडेड such allocation is intimated to the policy holder at the time of premium collection. So in my case it was 30, net value of supply will be 70. This is a no brainer, इसके अंदर कोई डाउट आएगा ही नहीं। सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम मतलब एक ही प्रीमियम लिया है, मोटा मोटा पूरा एक ही, मैंने 8 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर दिया, मुझे कुछ एलोकेशन पता ही नहीं है इसके अंदर, कितना इन्वेस्टमेंट की तरफ है, कितना किसकी तरफ है, वो पॉलिसी वाले कंपनी वाले बाद में डिसाइड करने वाले। उस केस में द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 10% ऑफ दैट प्रीमियम। सो आउट ऑफ 8,80,000 विल बी द पोर्शन ऑन विच जीएसटी शैल बी चार्ज। ये आपको नोशनल फिगर लर्न करनी है, लॉ ने रूल्स ने ही ये फिगर बताई है। आओ, the value of supply for the purpose of GST will be 10% of that single premium charge from policyholder where the allocation of investment savings are not intimated to the policyholder. अब balance cases, for example इसके अंदर अगर intimation नहीं है कि कितना differentiate हो रहा है तो उस केस में क्या करें? देखो, फर्स्ट ईयर में 25% will be the value of supply, second year onwards it will be 12.5%. In a nutshell, the law is trying to say कि फर्स्ट ईयर में 25% जनरली आपका पॉलिसी की तरफ लिया जाएगा, 75% इन्वेस्ट हो जाएगा। सेकेंड ईयर की तरफ से फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 12.5% आपका पॉलिसी की तरफ लिया जा रहा है, दैट इज द इंश्योरेंस की तरफ, एंड बैलेंस आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ लिया जा रहा है। ये फिगर्स आपको लर्न करनी है क्योंकि इसके अंदर आपके पास इंटीमेशन नहीं है। इंटीमेशन होता तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करता। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, इफ द पॉलिसी इज विद ओनली एंड ओनली रिस्क कवर, इन्वेस्टमेंट पोर्शन इन्वॉल्व ही नहीं है, तो सर उस केस में कोई बाइफरकेशन करना ही नहीं है, जो भी प्रीमियम है उसके ऊपर डायरेक्टली आप जीएसटी का रेट लगा दो। सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द एंटायर प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर, नो डिडक्शंस एट ऑल, 100% के ऊपर टैक्स लग जाएगा। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। Arihant Life Insurance Company Limited has charged gross premium of 180 lakhs from the policy holders with respect to life insurance. पेपर में ध्यान रखना हमेशा, ये लाइफ इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक रूल है, जनरल इंश्योरेंस के केस में नहीं है। जनरल इंश्योरेंस के केस में नॉर्मल प्रीमियम के ऊपर ही जीएसटी लग जाएगा, वहां पे अपने को कोई स्पेशल रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में इन्वेस्टमेंट, रिस्क, लाइफ इंश्योरेंस का कितना, इन्वेस्टमेंट का कितना, ये अलग अलग बातें आती है। Okay, out of which 100 lakh was allocated for investment on behalf of policy holder. तो 100 लाख इन्वेस्टमेंट का लिया है, 80 लाख रिस्क का लिया है, अपना जीएसटी इसके ऊपर लगने वाला है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ी ना जीएसटी लगेगा जो लेके इन्वेस्टमेंट कर दिया है। Compute the value of supply of life insurance services provided by this company. Case number 1. If the amount allocated for investment has been intimated to the policy holders at the time of supply of service. भाई अगर इंटीमेट कर दिया है तो इसमें से रिस्क पोर्शन के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। 80 लाख will be the value of supply. If the amount allocated for investment has not been intimated to the policyholders at the time of providing service, very important, अगर इंटीमेट नहीं कराए तो मुझे फर्स्ट ईयर के केस में 25% वैल्यू ऑफ सप्लाई मानना है और सेकेंड ईयर के केस में एंड ऑनवर्ड्स 12.5% वैल्यू ऑफ सप्लाई मानना है। तो हमेशा पेपर में ढूंढने की कोशिश करना कि ये कंपनी अपने फर्स्ट ईयर के अंदर है या ये अपने सेकेंड ईयर का प्रीमियम ले रही है। नीचे देखो, ACICL has started its operations in the year of 2021, मतलब जिस साल का प्रीमियम है उसी में पहली बार काम स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये मेरा पहला साल है जिसके अंदर प्रीमियम मैंने कलेक्ट किया है। Thus the entire gross premium is the premium for first year. इसका मतलब इस केस में जो मेरा 180 लाख है उसका 25% will be the value of supply. ठीक है। एंड थर्ड केस, इफ द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज इज ओनली टुवर्ड्स रिस्क, जब पूरा का पूरा रिस्क की तरफ है, लेट्स से 100 का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो 180 विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं ना, ये मान रहे पूरा का पूरा रिस्क की तरफ ही है, तो 180 लाख के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आपको यहां पे कोई क्वेरी आएगा। चलो सेकेंड हैंड गुड्स की तरफ आते हैं। अब सुनना, सेकेंड हैंड गुड्स में क्या होता है, मैं आपको पहले इसका हल्का सा जो है ब्रीफ दे देता हूं। इसके अंदर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं क्लास में जाता हूं, बिकॉज ये जितना टेस्टेबल जिस तरीके से मैं आपको उतना ही बताता हूं। सेकेंड हैंड गुड्स में एक स्कीम आती है विच इज नोन एज मार्जिन स्कीम, फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं भी दिखाता हूं क्यों। मैं आपको जितना समझा रहा हूं आप उतना ही करके जाना पेपर में, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल
मैंने अपने घर पे एक टीवी लिया था, ठीक है, मैंने एक टीवी लिया था, लेट्स से सोनी का एलईडी 1 लाख रुपीस का। क्या 1 लाख रुपीस का जब मैंने टीवी लिया था, क्या मैंने इसके ऊपर जीएसटी पे किया होगा? आंसर इज यस, जीएसटी गवर्नमेंट को मिल चुका है। 3 साल हो गए और ये वाला जो टीवी है ये खराब हो चुका है। नाउ आई एम डिस्पोजिंग दिस ऑफ, मैं इसको कबाड़ी जैसे हम दे देते ना, टीवी किसको दे दिया यार, किसी को भी दे दिया मैंने, लेट्स से राजू भैया हमारे यहाँ पे डील करते सेकेंड हैंड गुड्स के, तो मैंने राजू भैया को दे दिया लेट्स से 30,000 रुपीस का। राजू भैया ने इसके ऊपर करवाया माइनर रिपेयर, थोड़ा बहुत उसका रिमोट खराब हो गया था, उसका थोड़ा सा तार खराब हो गई थी, तो माइनर रिफर्बिशिंग करवाई, माइनर रिपेयर्स करवाए, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं हुई। मतलब ये नहीं कि टीवी को पूरा एक नया टीवी बना दिया, टीवी का कुछ और ही बना दिया, ऐसा कुछ नहीं किया है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, ओके, नॉट चेंज्ड, सेम। और इसको एक किसी को बेच दिया, लेट्स से 30,000 था ना, सॉरी 3 लाख नहीं, 30,000 का लिया था और बेच दिया 45,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 45,000 के ऊपर हम जीएसटी लगाना स्टार्ट करें, क्यों? क्योंकि नॉर्मली दिस इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। प्लीज कीप योर बेसिक स्ट्रॉन्ग। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड द परचेजर एंड सेलर, बोले तो सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। राजू भैया ने बेचा श्याम भैया को, क्या श्याम और राजू रिलेटेड है? आंसर इज नो। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। नॉर्मल के हिसाब से 45,000 के ऊपर जीएसटी लग जाना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, लेकिन अब एक बात बताओ, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए था, बट डोंट यू थिंक दिस विल लीड टू डबल टैक्सेशन? क्यों? अरे ये 1 लाख के ऊपर तो ऑलरेडी जीएसटी लिया गया था ना, ये सिर्फ इंटरनली दोबारा एक सेकेंड हैंड सेल की तरह जा रहा है। सेकेंड हैंड सेल में फर्स्ट हैंड के ऊपर ऑलरेडी जीएसटी गवर्नमेंट को मिल चुका है, तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, आपके लिए एक नया रूल लेके आते हैं, आपके लिए बोलते हैं मार्जिन स्कीम। इस केस में वैल्यू एडिशन कितना हुआ है? वैल्यू एडिशन हुआ है 15,000 का, तो आप एक काम करो 15,000 के ऊपर जीएसटी डिस्चार्ज कर देना, 45,000 के ऊपर नहीं, क्योंकि अगर मैंने 45,000 के ऊपर जीएसटी पे किया तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा 30,000 के ऊपर डबल टैक्सेशन है। 15,000 इज द एक्चुअल मार्जिन और आई वुड से इट इज अ अर्निंग, तो इसके ऊपर आप जीएसटी दे दो एंड दिस मेक्स टोटल सेंस टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन। आई थिंक कहानी क्लियर हो रही है? यस सर, कहानी तो हमें क्लियर हो गई है। आप इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में देख लो। अ कंपनी एक्स लिमिटेड डील्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड कार्स परचेजेस सेकंड हैंड कार मारुति अल्टो ऑफ मार्च 15 मेक एंड ओरिजिनल प्राइस 5 लाख था, इससे फर्क नहीं पड़ता कितने में खरीदा, 3 लाख फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड मतलब उसने जीएसटी नहीं लगाया होगा और आईटीसी नहीं मिला होगा, दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस, ठीक है। ये जनरली सेकंड हैंड में ऐसा ही होता है। अगर सर ये कंपनी रही होगी तो, कंपनी रही होगी और कंपनी ने चार्ज सप्लाई करते हुए जीएसटी लगाया होगा, तो प्लीज समझे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये मेरी जगह एक कंपनी थी, ये टीवी उसके ऑफिस में था, उस केस में जब ये 30,000 का उन्होंने चार्ज किया होगा तो यहां पे जीएसटी कलेक्ट किया होगा, उस केस में फिर यहां पे आईटीसी भी मिला होगा, देन ये मार्जिन स्कीम नहीं लगेगा, फिर 45,000 के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस फॉर मार्जिन स्कीम टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। लेकिन कंडीशन क्या है? यहां पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, यहां पे आईटीसी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आओ, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है, इट इनकर्स 30,000 ऑन माइनर फर्बिशिंग, दिस इज अलाउड। 30,000 इज अलाउड क्योंकि ये माइनर रिपेयर वगैरह अलाउड है। 3 लाख का खरीदा एंड सेल किया 3.5 लाख, तो 50,000 इज द मार्जिन जिसके ऊपर जीएसटी जो है वो लगाया जाएगा एंड ये जो कंपनी एक्स लिमिटेड ये गवर्नमेंट को पे करेगी। मार्जिन स्कीम समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते जरा। वैल्यूएशन के रूल्स आपके क्लियर है, ये मैंने आपको मार्जिन स्कीम बता दिया है। अच्छा, इफ परचेज प्राइस इज मोर इग्नोर द नेगेटिव वैल्यू। सर ये ऑब्वियस ही बात है ना, देखो इसके अंदर लेट से ये 30,000 का परचेज किया था, ये 45,000 में बेचा था, ओके। इंस्टेड ऑफ दिस अगर ये सेल किया होता 20,000 में, तो द परचेज प्राइस इज मोर देन दिस, देयर इज जीरो मार्जिन। वैसे देखा जाए तो नेट अगर आप मैथ्स करोगे तो यहां पे 10,000 का घाटा है, तो क्या 10,000 के ऊपर जीएसटी आप गवर्नमेंट से मांगोगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, जीरो मार्जिन माना जाएगा और कहानी यहाँ पे इग्नोर हो जाएगी, ठीक है, कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं, ठीक है। ओल्ड एंड यूज्ड मोटर व्हीकल्स के केस में छोटी सी बात, इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड, अगर डेप्रिसिएशन क्लेम करा गया है, द वैल्यूएशन विल बी कंसिडरेशन माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर 10 लाख का मशीन था, डेप्रिशिएटेड वैल्यू होने के बाद 8 लाख है,
2 लाख का डिप्रिसिएशन था और बेचा लेट्स से इसको 10 लाख में, तो 2 लाख के डिफरेंस हो जाएगा मेरा मार्जिन। ओके, अगेन कंसिडरेशन लेस देन डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इन एनी अदर केस सेलिंग प्राइस माइनस द परचेज प्राइस, नॉर्मल जो मार्जिन पड़ रहे हैं एंड कंडीशन वही आईटीसी नहीं होना चाहिए। ओके, इफ देयर इज मोर देन वन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नेवर क्लब द ट्रांजैक्शंस, ऑलवेज डू द इंडिविजुअल कैलकुलेशंस। हर एक असेट के लिए आपको इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी बात आती है विद रिस्पेक्ट टू रीपोजिशन ऑफ गुड्स, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। परचेज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 1 मिनट, हाँ, परचेज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोअर। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, मैंने बजाज फाइनेंस से लोन करवाया था, मैं लोन रीपे नहीं कर पाया और मेरी गाड़ी जो है वो रीपोजेस हो गई है बाय बजाज फाइनेंस, वो आगे बेचती है। तो उस पर्टिकुलर गाड़ी का सब वैल्यू क्या रहेगा, मतलब व्हाट विल बी द वैल्यूएशन विद रिस्पेक्ट टू दैट रीपोजेस्ड गुड्स, रीपोजेस्ड कार इन दिस केस, उसका एक एग्जांपल भी करेंगे। आओ, परचेज वैल्यू ऑफ द रीपोजेस्ड असेट, क्योंकि अपने को मार्जिन निकालना है ना, बजाज फाइनेंस उसको सेल करेगा और उसका परचेज वैल्यू क्या लेंगे। देखो, इफ द डिफॉल्टिंग बोरोअर इज अनरजिस्टर्ड, मैंने गाड़ी खरीदी थी और मैं अनरजिस्टर्ड था, तो उस केस में बजाज फाइनेंस के हाथ में जब वो गाड़ी ली जाएगी उसका परचेज वैल्यू क्या होगा, परचेज प्राइस इन द हैंड्स ऑफ सच बोरोअर, मतलब मैंने ओरिजिनल जो परचेज किया था माइनस यूज भी तो किया ना, यूज करने का काटो, कुछ तो अमाउंट काटो, 5% फॉर एवरी क्वार्टर, ये आपको कैलेंडर क्वार्टर लेना है, एग्जांपल करवाऊंगा, और पार्ट ऑफ द क्वार्टर बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड द डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन मेकिंग सच रिपोजिशन। बजाज फाइनेंस जब उस चीज को सेल करेगा, उस पर्टिकुलर असेट की वैल्यू क्या ली जाएगी, दैट वैल्यू विल बी द कॉस्ट विच वॉज फॉर मी, व्हाट द वैल्यू आई पेड माइनस 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, ये आपको कैलेंडर क्वार्टर लेना है, और ये कब से कब तक, जब से मैंने परचेस किया टिल उसको सेल किया बजाज फाइनेंस ने। आई थिंक बात समझ में आ रही है। If defaulting borrower is registered, the repossessing lender agency will discharge GST at the supply value without any reduction। मतलब जितने पे वो कार बेचेगा उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, यहाँ पे मार्जिन स्कीम का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिफॉल्टिंग बोरोअर रजिस्टर्ड था, कहीं ना कहीं क्रेडिट चेन टूटी नहीं, मैंने भी आईटीसी लिया होगा, तो यहाँ पे वो जो बेनिफिट है मार्जिन स्कीम का वो नहीं दिया जा रहा है, रिडक्शन कुछ होएगा ही नहीं, जो भी सप्लाई वैल्यू रहेगी बजाज फाइनेंस की उसके ऊपर जीएसटी वो पे कर देगा, देयर विल बी नो रिडक्शन। ये बात आपको ज्यादा समझनी है, ये पेपर के लिए इतना टेस्टेबल नहीं है, ये टेस्टेबल है, इसका एग्जांपल साथ साथ सुन लो और प्लीज इसको सॉल्व कर लेना हाथों हाथ। देखो चलो, नीचे ना 2 एग्जांपल्स दिए, मैं आपको दोनों एग्जांपल्स करवा देता हूं। ये सेकंड हैंड गुड्स का है, ये मार्जिन वाला है, आई नो दिस इज ऑलरेडी क्लियर बट एक बार देख लेते हैं, और नीचे वो रीपोजिशन वाला है, ये वाला, ठीक है। सो एक बार मैं दोनों दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं रहना चाहिए बाद में। लेट्स से 15 जून 2023 को मैं अनरजिस्टर्ड हूं, आई परचेज्ड वन कार बलिनो जिसकी कॉस्ट थी 4 लाख, जिसके ऊपर जीएसटी 18% मैंने पे किया 72,000 का, ऑन रोड प्राइस मुझे पड़ी 4,72,000। एक साल बाद 6 अगस्त 2024 को मेरा मन किया कि यार आजकल तो ये बलिनो वगैरह कोई चला नहीं रहा है, मैं कोई और गाड़ी खरीदूंगा, मैं थार खरीदूंगा, ठीक है। तो मैं अपने घर के पास सैनी मोटर्स है, ये सेकंड हैंड डीलर है, मैंने उनको बोला कि आप गाड़ी खरीदोगे क्या बलिनो, उन्होंने कहा ठीक है जी खरीद लेंगे 3 लाख रुपीज में। मैंने कहा ठीक है जी 3 लाख रुपए दे दो, ये कोई आईटीसी लेगा नहीं क्योंकि मैं कोई जीएसटी चार्ज करूंगा नहीं, मैं अनरजिस्टर्ड हूं। ओके, तो यहां पे मार्जिन स्कीम एप्लीकेबल होगी, यहां पे मार्जिन स्कीम लगेगी। मार्जिन स्कीम लगेगी मतलब यहां पे डबल टैक्सेशन रोकने के लिए मार्जिन स्कीम लगेगी। ओके, सैनी मोटर्स ने ये बलिनो लेके आगे किसी को बेच दी 3.5 लाख में। अब इसके अंदर मार्जिन कितना था 50,000, तो 50,000 के ऊपर जीएसटी पे किया जाएगा, ना कि 3.5 लाख। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर। रीपोजिशन का देख लेते हैं। If I purchased the car on finance from Bajaj Finance, I could not pay the loan and the car was repossessed and being sold on 3rd August 2024 by this Bajaj Finance. अब बजाज फाइनेंस ने पूछा कि भैया हम भी इसको सेल कर रहे हैं, हमारे लिए भी ये सेकंड हैंड है, तो हमारे लिए बताओ कि परचेज वैल्यू क्या लेनी है, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ रिपोजेशन। तो इस केस में मैंने उनको बोला कि भैया आपको जो है ये वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि सिद्धेश के हाथ में इसकी परचेज प्राइस क्या थी, माइनस इसको 5% का रिडक्शन करना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं। परचेज वैल्यू ऑफ रीपोजेस्ड कार विल बी 4 लाख क्योंकि दिस वाज द कॉस्ट, जीएसटी थोड़ी ना इंक्लूड करोगे, 4 लाख वाज द कॉस्ट, माइनस 5% ऑफ 4 लाख फॉर 6 क्वार्टर। 6 क्वार्टर्स कैसे आया, ध्यान से सुनना। परचेज डेट, मेरी परचेज डेट से जो ओरिजिनल बोरोअर था से लेके डेट ऑफ डिस्पोजल तक आपको ये लेना है। तो ये सेल किया जा रहा है 3rd अगस्त को, परचेज किया गया था 15 जून को, तो 15 जून 23 से 6 अगस्त, ये 3rd अगस्त था, अच्छा इसको 6 अगस्त लेना, 6 अगस्त से मैंने कैलकुलेशन किया, फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपको कैलेंडर क्वार्टर्स लेने हैं। कैलेंडर क्वार्टर क्या होते हैं, जून में, अप्रैल में, जून एक क्वार्टर खत्म हो चुका है,
तो 15 जून से 6 अगस्त तक अलग अलग आपको डेट क्वार्टर्स नहीं लेने, कैलेंडर क्वार्टर। तो जून में मेरा एक क्वार्टर खत्म हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त, 6 अगस्त मेरा यहां पे हिट कर जाएगा, 6 क्वार्टर्स लिए जाएंगे। सो 6 into 5 30% का रिडक्शन होगा, दैट इज 1,20,000 एंड 2.8 lakhs विल बी द परचेज वैल्यू। तो लेट्स से ये बजाज फाइनेंस आगे बेचता है 4 लाख में, तो 4 लाख माइनस 2,80,000 विल बी द मार्जिन। कहानी क्लियर हो रही है? ये कैलकुलेशन आपको आ सकती है, प्लीज पेपर में ध्यान रखना। चलो अब ये थोड़ी सी इधर उधर की बातें हैं। रूल 34, एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी अदर देन आईएनआर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपका कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है तो आप एक्सचेंज वैल्यू क्या लोगे, करेंसी कैसे एक्सचेंज करोगे। गुड्स के केस में आपको लेना है रेट एज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी अंडर सेक्शन 14। जो ये सीबीआईसी का रेट, एक्सचेंज रेट आपको दिया जाएगा, किस दिन का लेना है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और सर्विसेज के केस में आपको रेट लेना है एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका भी हिंट आपको पेपर में दिया जाएगा, क्योंकि हमारा फोकस जीएसटी के ऊपर है, गैप के ऊपर नहीं है, वो आप एफआर वाले से पूछना, ठीक है। और ये भी कब लेना है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि उसी टाइम तो आपको वैल्यूएशन करना है। रूल 35 बात ऐसी करता है जो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, कि अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव है जीएसटी के तो आपको बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हमने इंटरेस्ट का सवाल किया था, लेट से 100 रुपीज इंटरेस्ट मिला है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो मैं 100 अपॉन 128 या 118 जो भी मेरा जीएसटी का रेट है उसके हिसाब से जो है कैलकुलेशन करूंगा, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। अब हमारे मेन बातें सारी खत्म हो चुकी है क्या? एक सेकंड रुको, मुझे देखने दो। मार्जिन वाला हो गया है, वेट अ मिनट, डन, ये वाला भी हो गया है। अच्छा, रीपोजिशिंग के नीचे 2 बातें रह गई थी, बस वो देख लो, मैं यही ढूंढ रहा था। रिडीमेबल वाउचर, स्टैम्प्स, कूपन्स, टोकन, उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिडीमेबल। अरे कैसी बात कर रहे हो सर, ये बोलने की जरूरत है क्या? अगर मैं आपको 500 रुपीज का शॉपर स्टॉप का कूपन देता हूं या वाउचर देता हूं, तो उस केस में वैल्यू कितना है, 500। तो जितने का भी आप रिडीम कर सकते हो उतना ही मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, इसमें बोलने की बात नहीं है। बट ये चीज पोस्टेज स्टैम्प के अंदर नहीं लगेगी, बाकी सारे वाउचर्स के ऊपर लग जाएगी। और ये रूल 32 सब रूल 7 ये रिडंडेंट है, क्योंकि कुछ नोटिफाइड नहीं है, देख लो। वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स, वैल्यू शैल बी निल इफ आईटीसी इज अवेलेबल, बट द जो केस कि कोई नोटिफाइड अभी है ही नहीं, तो आप इसको छोड़ दो। चलो सर, इसी के साथ मेरा खत्म होता है। एक छोटा सा मेरे को रूल नंबर 33 कराना है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्योर एजेंट, तो वो भी मैं करवा देता हूं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आओ। रूल 33 मैंने आपको कहीं ना कहीं पहले रेफर करवाया, कौन बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में? प्योर एजेंट कौन बताएगा मुझे? जो बताएगा उसका कमेंट में लाइक कर दूंगा अच्छे से और आपको अप्रिशिएट करूंगा। आंसर बताओ, हाँ सर बताओ, हमें तो याद आ नहीं रहा है कुछ भी, आप ही बता दो। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स का केस बताया था आपको, पैसेंजर फी, यूजर डेवलपमेंट फी, उसके अंदर मैंने आपको प्योर एजेंट बताया था कि एयरलाइंस एक्ट एज प्योर एजेंट फॉर द एयरपोर्ट ऑपरेटर। आ जाओ जी, कहानी समझ लेते हैं। सी, मैं आपको पहले एक एग्जांपल करवाता हूं, फिर आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फिर थियोरेटिकली आप रीड कर सकते हो। लेट्स से मैं हूं सीए। सर लेट्स से क्या, मैं हूं ही सीए। लेट्स से मैं प्रैक्टिस में हूं, क्योंकि मैं रियल में प्रैक्टिस में नहीं हूं, ठीक है। मेरा एक क्लाइंट था विक्रम मेरा सोशल मीडिया का काम देखता है, ठीक है, रियल लाइफ में। तो विक्रम ने मुझे बोला कि भाई मेरी एक कंपनी बनवा दे, मेरे को एक कंपनी बनानी है, रियल में ले लेते हैं, इसकी कंपनी का नाम है बसब्रिक्स। ये रियल लाइफ केस बता रहा हूं, ठीक है। उसका एक कंपनी का नाम है बसब्रिक्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है। विक्रम ने मेरे को बोला बसब्रिक्स की कंपनी बनानी है। मैंने कहा ठीक है जी बना देंगे। मेरी इसके अंदर फीस लगेगी लेट्स से 10,000 कंपनी इनकॉर्पोरेशन की। मैंने उसको बोला कि इसके अंदर ना कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के कुछ फॉर्म्स होते हैं, एमसीए की कुछ फीस लेते हैं, तो लेट्स से वो है 3,000 रुपीज। तो आपको जो है 13,000 का खर्चा आएगा, जिसमें से 10,000 जो है वो मेरी फीस है और 3,000 जो है वो आप ही को पे करना है, बिकॉज दीज आर द एमसीए फीस, दीज आर द एमसीए फीस विच आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। ये मैं नहीं चार्ज कर रहा, ये एमसीए फीस है, तो ये आप ही को पे करना है। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर रहा था, मैंने विक्रम को बोला विक्रम जरा 3,000 मैं आपको चलान भेज रहा हूं, आप इसको पे कर दो ताकि मैं उसका चलान नंबर यूज करके अपना फॉर्म फाइल कर दूं, फॉर्म INC 32, ठीक है। तो विक्रम ने बोला एक काम करना, तू ही पे कर दे, मेरे से बाद में रीइंबर्समेंट ले लियो। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं प्योर एजेंट का। ये जो 3,000 मैं उससे रीइंबर्समेंट लूंगा, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, रीइंबर्समेंट। क्यों? क्योंकि आई पेड ऑन बिहाफ ऑफ विक्रम, आई पेड ऑन बिहाफ ऑफ विक्रम। तो जब मैंने अपना इनवॉइस उसको दिया होगा तो मैंने लिखा होगा कंपनी इनकॉर्पोरेशन फीस 10,000, रीइंबर्समेंट, चलान अटैच्ड, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 3,000,
ये 10,000 फीस हो गया और 3,000 मेरा रीइंबर्समेंट हो गया, 13,000 का मुझे टोटल पेमेंट चाहिए। अब जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताएंगे क्या इसमें से 10,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। क्या 3,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये रूल 33 के हिसाब से जो मैंने काम किया है वो क्या किया है? प्योर एजेंसी का। प्योर एजेंसी का ये मात्र एक सिंपल कंसेप्ट है कि प्योर एजेंट क्या होता है? व्हेन देयर इज सम रीइंबर्समेंट ऑफ सर्विस इन्वॉल्व। ओके, और ये सप्लायर ऑफ सर्विस देता है और इसकी कुछ कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल आपका एक मेन इसके रिस्पेक्ट में एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप प्योर एजेंट की तरह काम कर रहे हो। दिस शुड बी इन एडिशन टू मेन कॉन्ट्रैक्ट। दिस शुड बी इन एडिशन टू मेन कॉन्ट्रैक्ट। मेन कॉन्ट्रैक्ट इस केस में क्या था? सारे बच्चे बताएंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, आई शुड चार्ज ओनली दैट अमाउंट विच इज टू बी रीइंबर्स्ड, नथिंग इन एडिशन। 1 रुपया का भी अगर मैंने 3,000 के ऊपर 3,001 मांग लिया, मैंने विक्रम को बोल दिया 1 रुपया शगुन का मुझे बढ़ा दे, तो इस पूरे 3,001 के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, सो नथिंग शुड बी चार्ज इन एक्सेस। इसका बेनिफिट मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। आई शुड नॉट रिसीव एनी बेनिफिट। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, बेनिफिट का मतलब नहीं हमें समझ आया। आ जाओ फिर करवा देते हैं। कोई और कलर का पेन कौन सा ले? पर्पल, ऑरेंज ले लेते। देखो इसका एक एग्जांपल करवाता हूं। सपोज मैं वही सीए इन प्रैक्टिस, मैं विक्रम का ऑडिट करने के लिए गया दिल्ली में, और मैं 2 दिन का ऑडिट था, तो 1 नाइट स्टे मेरा हयात में था। मैंने हयात का भी उसके अंदर रीइंबर्समेंट डाल दिया, लेट्स से 7,000। क्या ये 7,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा? नहीं सर नहीं लगेगा, प्योर एजेंट है। नहीं बेटा जी, इसके अंदर जीएसटी लगेगा। इसके अंदर जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि हयात में जो मैं रहा, दैट उसका जो बेनिफिट है वो मेरे को मिला है। मैं रहा, मैं वहां पे जाके सोया, मैंने वहां पे जाके सुबह स्विमिंग करी, वहां पे जाके ब्रेकफास्ट मैंने किया, तो ये पर्सनलाइज सर्विस हो गया, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मुझे मिला। सो दिस इज नॉट द केस ऑफ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट में क्या क्या आता है? जैसे कोई डायरेक्ट रीइंबर्समेंट, अब ऊपर ये जो फीस पे करी थी इसका बेनिफिट मुझे नहीं मिला था, होटल का बेनिफिट मुझे मिला। लेट से मैंने गाड़ी से एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से विक्रम के ऑफिस गया, वहां पे ओला का बिल आ गया 500 रुपीज का, उसका बेनिफिट मुझे मिला। दैट इज नॉट अ प्योर एजेंट। मैं वहां पे बैठकर गया, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलना चाहिए। तो होटल एक्सपेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, खाना पीना हो गया, ये सारे के सारे प्योर एजेंट से बाहर हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं? जैसे कोई फीस पे हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कस्टम्स ब्रोकर होते हैं। जैसे कस्टम्स ब्रोकर को हम बोलते हैं कि भाई तू ट्रांसपोर्ट करवा के दे दे, उसका खर्चा दे देंगे, वो प्योर एजेंट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस का फायदा कस्टम ब्रोकर को नहीं मिल रहा है, गुड्स मेरे वाले आ रहे हैं मेरे गोडाउन में फ्रॉम द प्लेस ऑफ इंपोर्ट। कहीं ना कहीं आई थिंक आपको कहानी क्लियर हो रही है। आप रूल नंबर 33 को यहां से रीड कर सकते हो। आपको सारी बातें मैंने बता दी है। ठीक है, हमेशा देखना कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है। ये रहा एक एग्जांपल है, आप इसको करना। इस केस में आप देखोगे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, होटल एक्सपेंस के ऊपर जीएसटी लग जाएगा, प्योर एजेंट के अंदर नहीं आएगा। ऑलवेज सी कि कॉन्ट्रैक्ट कहां तक का है। लेट्स से एक परचेज सेल का कॉन्ट्रैक्ट था, सप्लायर को एक्स फैक्ट्री गुड्स देने थे। एक्स फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री के बाहर, उसके आगे मेरे को ट्रांसपोर्टेशन करवाना था, लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि तू ट्रांसपोर्ट करवा दे और उसका खर्चा मैं दे दूंगा। यस, दिस विल बी द केस ऑफ प्योर एजेंसी। सर लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्स फैक्ट्री नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट था मेरे फैक्ट्री तक पहुंचाने का, तो उस केस में यहां पे प्योर एजेंसी का कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि द सप्लायर वाज अंडर द कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी टू प्रोवाइड द गुड्स टिल माय प्लेस ऑफ बिजनेस, दैट इज माय फैक्ट्री। तो यहां पे प्योर एजेंसी का कंसेप्ट नहीं आ सकता। प्योर एजेंसी का कंसेप्ट कब आएगा? जब लायबिलिटी सप्लायर की नहीं थी लेकिन मेरे कहने पे करी गई है, और फिर उसका रीइंबर्समेंट सप्लायर मेरे से मांग रहा है और सेपरेटली शो करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशंस कि उसको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। आप ये भी मार्क करना। बाकी आप कंडीशन से एक बार रीड कर सकते हो, कोई डाउट नहीं आएगा। शो सेपरेटली इन द इनवॉइस, जैसे मैंने दिखाया ना इसके अंदर इनवॉइस में सेपरेटली। कहानी क्लियर हो रही है? हाँ सर, कहानी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो फिर आगे बढ़े। चैप्टर तो आई थिंक यहीं पे आपका निपट लेगा। क्वेश्चंस इसमें कोई हीरो क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि सारे एग्जांपल साथ साथ मैंने आपको करवा दिए रूल्स के। ठीक है, लेकिन अपने ना भी अमेंडमेंट्स रहती है, तो मैं आपको अमेंडमेंट्स करवा देता हूं। सर बहुत सारी अमेंडमेंट है इसके अंदर, तो कोई अमेंडमेंट ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं करवाता हूं। आओ, 15 सबसेक्शन 5 जो बताता है नोटिफाइड सर्विसेज, जैसे हमने रूल 32 किया, तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक 31A था, 31B C अब इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज और स्पेसिफिक रूल्स आपके नोटिफाई हो चुके हैं, जो आपको एज इट इज लर्न करने हैं। 31B और 31C इंट्रोड्यूस हो चुका है। 31A हमने ऑलरेडी कर लिया था, लॉटरी बेटिंग वाला। 31B और 31C हमें करना है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको पता होगा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर अब जीएसटी लग जाता है। सो सबसे पहले बात करते हैं 31B की। 31B टॉक्स अबाउट ऑनलाइन गेमिंग
इंक्लूडिंग ऑनलाइन गेमिंग मनी। तो ऑनलाइन गेमिंग के रिस्पेक्ट में कहीं पे भी कोई सर्विस आया और वो एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी लगता है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है? सिंपल, लेट्स से ये है सप्लायर और ये है प्लेयर। नाउ इन दिस केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द टोटल अमाउंट पेड और पेएबल और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर बाय वे ऑफ मनी और मनीज वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, बोले तो क्रिप्टो वगैरह। तो मैंने एक्चुअल में कैश यूज किया या मैंने वीडीए यूज किया, व्हाटएवर इट इज, जितना भी पैसा मैंने डिपॉजिट करवाया उसके ऊपर क्या लग जाएगा? वैल्यू, वो बन जाएगा मेरा वैल्यू और उसके ऊपर लग जाएगा जीएसटी। इसके ऊपर आपके आरटीपी में एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है, क्लास वालों हमने आरटीपी ऑलरेडी कर ली थी, ये वाला सवाल ऑलरेडी कवर कर लिया था। बैलेंस स्टूडेंट्स आप एक बार आरटीपी में से जाना, प्लीज डू इट। आरटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई माइट पिक इन अ सेपरेट वीडियो, बट अभी इमीडिएट नहीं। चलो, अब इस केस में इफ देयर इज एनी अमाउंट रिटर्न और रिफंडेड बाय द सप्लायर टू द प्लेयर फॉर एनी रीजन, लेट्स से मैंने 100 रुपीज जमा करवाए लेकिन 10 उसने रिफंड कर दिया, तो इसके अंदर 90 वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा या 100, इसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। इफ एनी अमाउंट इज नॉट यूज बाय द प्लेयर विच ही हैज डिपॉजिटेड, लेट्स से 100 का डिपॉजिट किया था लेकिन मैंने 80 यूज किया है, 20 एज इट इज पड़ा हुआ है, रिफंड नहीं किया पर यूज भी नहीं किया, स्टिल 100 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके अंदर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाए जा रहे हैं, तो जो आप डिपॉजिट करोगे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी का रेट जो कि 28% ही रहेगा, बट यस पेपर में आपको दिया जाएगा, ध्यान रख लेना, वो लग जाएगा। ठीक है, सो दीज टू अमाउंट्स आर नॉट डिडक्टेबल। सेकंड बात करते हैं कसिनो के रिलेटेड एक्शनेबल क्लेम्स। कसिनो पीछे क्या था? ऑनलाइन गेमिंग। 31B 31C स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस हुआ है कसिनो एक्शनेबल क्लेम्स। आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया इमेज आ रही है और कोई भी बच्चा हंसेगा नहीं, ठीक है, क्लास वालों को इमेज ऑलरेडी पता है। ये कौन हूं? मैं। सर ये क्या पहना है आपने ऊपर? ये है मेरी टोपी। क्यों? क्योंकि मैं गोवा वाले मूड में हूं, मैं कसिनो खेलने गया हूं। यह है कसिनो, ये पानी है, ये कसिनो, यहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं, ये है वो कारपेट होता है ना, इसे यहां से एंट्री लेते लोग, तो ये कसिनो डेल्टिन रॉयल है। यहां पे जाके मैं जो है कुछ खेलने वाला हूं गेम्स। ओके, तो यहां पे जीएसटी की बात हम करेंगे। आओ, what will be the value of supply? Value of supply will be same like 31B, the total amount paid or payable by or on behalf of the player, किसके लिए? For purchase of token, chips, coins, tickets for use in casino or any event participation game scheme where chips tokens are not involved। मतलब अगर मैंने let's say 10,000 रुपीज के चिप्स खरीद लिए और वो चिप्स जाके मैं यूज करूंगा गेम में, तो 10,000 will be the value of supply। कई इवेंट्स के अंदर चिप्स टोकन्स नहीं यूज किए जाते, डायरेक्ट पैसा लगाया जाता है, जैसे मैंने लगा दिया 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, चलो, इफ एनी अमाउंट इज रिफंडेड ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ चिप्स, लेट्स से मैं रात को बहुत देर तक खेल रहा था, सुबह 4 बजे तक खेल रहा था और मैंने कहा कि यार आज तो मैं सब कुछ हार रहा हूं, ये 10 चिप्स रह गई है 5,000 की, इसको हारते नहीं है, रिटर्न कर देते हैं, 5,000 रुपए ले लेते हैं। क्या इस केस में 5,000 रिड्यूस किया जाएगा? आंसर इज नो। ओरिजिनल होता है ना, यहाँ पे सिर्फ इनकमिंग या आउटगोइंग नहीं, तो जितना आपने वैल्यू ऑफ अमाउंट जितना पे किया था उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। आपका जो भी रिटर्न किया जा रहा है उसके अंदर दैट इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 50,000 अगर पे किया था, 5,000 वापस लेके जा रहा हूं रिटर्न ऑफ चिप्स की वजह से, तो 50,000 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट एक एक्सप्लेनेशन है। लेट्स से मैं नाच रहा हूं, क्यों? वूहू, आई वन 10,000 रुपीज बाय विनिंग एनी इवेंट, गेम और स्कीम। मैंने एक जगह पैसा लगाया और मैं 10,000 रुपीज जीता, एंड आई यूज दैट 10,000 फॉर प्लेइंग इन अ फर्दर इवेंट विदाउट विड्रॉइंग। मैंने 10,000 अपने घर नहीं लेके जा रहा, मैं किसी और इवेंट के अंदर लगा रहा हूं, तो क्या वो 10,000 जो मेरी विनिंग है उसके ऊपर फिर से जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि 10,000 जहां से आया है ओरिजिनली, जो भी मैंने पैसा यूज किया उसके ऊपर जीएसटी लग चुका है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भैया, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पनिश करेंगे, लेकिन इतना भी नहीं, ये 10,000 का जो सोर्स था उसके ऊपर जीएसटी लग चुका है, इस विनिंग के ऊपर दोबारा जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सो विल दिस बी कंसिडर्ड एज एन अमाउंट डिपॉजिटेड और पेड विद द सप्लायर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ प्लेयर? आंसर इज नो, थैंक गॉड, वरना डबल टैक्सेशन पक्का था। चलो, एक छोटी सी बात जो टाइम ऑफ सप्लाई के रिस्पेक्ट में थी, आपका जो सेक्शन नंबर 12(2) हमने किया था वहां पे हमने एक बात पढ़ी थी कि एक नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 है, उसके अंदर बताया जाता है कि गुड्स के ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगता व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड। याद है? हाँ सर, एडवांस ऑन गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ये आपको याद है। उसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ठीक है, उसका अमेंडमेंट क्यों मैं यहां पे करवा रहा हूं? क्योंकि दिस इज लिंक टू स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को क्या माना जाता है? गुड्स या सर्विसेज? सर गुड्स माना जाता है, या हमें गुड्स की डेफिनेशन याद है। इसके रिस्पेक्ट में अगर कहीं पर एडवांस आया, नॉर्मली गुड्स के एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का अगर एडवांस आया तो उसके ऊपर जीएसटी आपको लगाना है। दिस इज द ओनली चेंज। ठीक है, अब इसके सिवाय कुछ क्लैरिफिकेशंस, कुछ नोटिसेस आई थी, वो देख लेते हैं। पर्सनल गारंटी बाय डायरेक्टर्स टू कंपनी एंड कॉर्पोरेट गारंटी बाय रिलेटेड पर्सन टू अ कंपनी, उसके टैक्सेबिलिटी और वैल्यूएशन की बात करनी है। ये गारंटीज क्यों होती है? विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज ऑब्टेनिंग क्रेडिट फैसिलिटी।
कंपनी ने लोन लिया, उसके रिस्पेक्ट में गारंटी दी जा रही है। पहला लेते हैं हमारा पर्सनल गारंटी। लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लोन लिया है एचडीएफसी से, उसके रिस्पेक्ट में पर्सनल गारंटी दे रहे हैं हमारे मुकेश भाई। मुकेश अंबानी हैज गिवन अ पर्सनल गारंटी और उसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। अब इज दिस अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मिस्टर अंबानी टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और क्या आप इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करोगे? तो इसके इश्यूज देख लेते हैं। डायरेक्टर एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर रिलेटेड पर्सन, ये तो ऑब्वियस सी बात है सेक्शन 15 के हिसाब से। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्यों? शेड्यूल नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 डीम्ड सप्लाई, कंसिडरेशन ना होते हुए भी यहां पे क्या बन जाएगा? इट इज अ डीम्ड सप्लाई, क्योंकि ये क्या है? रिलेटेड पर्संस। अब इसका जो वैल्यूएशन का रूल कौन सा लगता है? रूल नंबर 28। सबसे पहले क्या देखना पड़ता है स्टेप नंबर ए में? ओपन मार्केट वैल्यू। अब ध्यान से समझना, आरबीआई गाइडलाइंस प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज फीस इन केस ऑफ पर्सनल गारंटी एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। अरे आप ओपन मार्केट वैल्यू निकालने चले हो, लेकिन आरबीआई ने खुद ही प्रोहिबिट किया हुआ है कि ऐसे केसेस के अंदर पर्सनल गारंटीज में कोई भी कमीशन लिया नहीं जाएगा। तो ओपन मार्केट वैल्यू अगर करोगे भी तो क्या रहेगी? निल, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस ही मना करती है। हेंस नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग ओपन मार्केट वैल्यू एंड हेंस ओपन मार्केट वैल्यू विल बी निल एंड देयर इज नो जीएसटी टैक्स ऑन इट, क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू खुद ही निल है ना, आरबीआई ने खुद ही मना किया हुआ है। ओके, एक छोटा सा एक्सेप्शन, क्या? इफ रेम्यूनरेशन इज पेबल टू द डायरेक्टर, वैसे तो रेम्यूनरेशन मना है, लेकिन अगर पे किया जा रहा है, ये कब पॉसिबल है? When the director who gave guarantee is in no longer connected to the management of the company। देखो, जब वो डायरेक्टर मैनेजमेंट के अंदर होता है और पर्सनल गारंटी देता है, आरबीआई मना करती है कुछ रेम्यूनरेशन देने से, लेकिन कल को उसने डायरेक्टर ने लेट से पर्सनल गारंटी दिया हुआ था, लेकिन कल को वो मैनेजमेंट से इन्वॉल्व नहीं है, ही हैज लेफ्ट द मैनेजमेंट, अब उस केस में वो पैसे मांगना स्टार्ट कर देता है, तो आरबीआई गाइडलाइंस प्रोहिबिट नहीं करती। लेट से उसको 10,000 रुपीज दिए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्सनल गारंटी, तो उस केस में आप उस कंसिडरेशन के ऊपर जीएसटी लगा देना, टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी आपकी। दैट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू नॉर्मल 15(1) के हिसाब से, राइट? सो इन दैट केस द टैक्सेबल वैल्यू विल बी द कंसिडरेशन पेड टू द गारंटर बाय द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलो, कॉर्पोरेट गारंटी एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को दिया, यहां पे भी क्या लगने वाला है? शेड्यूल नंबर 1, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटेड पर्संस या फिर होल्डिंग सब्सिडियरी। अब इस केस में वैल्यूएशन क्या होता है? एक्चुअल कंसिडरेशन अगर नहीं होगा, एक्चुअल कंसिडरेशन अगर नहीं होगा, स्टिल डज नॉट मैटर, बिकॉज शेड्यूल 1 के अंदर ये डीम्ड सप्लाई का केस बन जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटेड कंपनीज एंड सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी, तो ये शेड्यूल नंबर 1 में कवर हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, आपको इसके अंदर सिर्फ ये चीज लर्न करके जानी है, डायरेक्ट सवाल आएगा, याद रहा तो नंबर मिलेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इसके लिए आपको एक नया रूल इंट्रोड्यूस करा गया, और आई कैन से नया सब रूल इंट्रोड्यूस करा गया है, रूल नंबर 28 सब रूल 2। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी गारंटी का अमाउंट है उसका 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर। अगर सर कंसिडरेशन नहीं होगा तो ये तो कुछ आएगा ही नहीं, निल हो जाएगा, 1% हो जाएगा। अगर कंसिडरेशन दिया जा रहा है, लेट्स से रिलायंस जियो के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कोई गारंटी दिया और उसके बदले में कंसिडरेशन लिया, तो वो कंसिडरेशन का जो भी अमाउंट है और 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी व्हिचएवर इज हायर। क्या बात क्लियर है? आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करके दिखाना है और हायर अमाउंट लेना है। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फुल आईटीसी इज अवेलेबल विद द रेसिपिएंट और नॉट। ये आप रूल नंबर 28 सब रूल 2 पढ़ रहे हो, ये नया सब रूल आया है। ये वाली बात रूल 28 सब रूल 1 के अंदर थी, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है? रूल 28 सब रूल 1 के अंदर जब हम प्रोविजोस पढ़ते थे, वहां पे ये बात लिखी गई थी कि अगर फुल आईटीसी रेसिपिएंट को अवेलेबल है, इन दैट केस द डिक्लेयर्ड वैल्यू विल बी द इनवॉइस डिक्लेयर्ड वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज द ओपन मार्केट वैल्यू। लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? रूल नंबर 28 सब रूल 2, तो इस चीज का कोई नाता नहीं है, आपको सीधा ये वैल्यू लेना है। इसके ऊपर भी शायद आरटीपी के अंदर सवाल था, तो आप ध्यान से उसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक क्लैरिफिकेशन था, दिस इज नॉट वेरी आई कैन मतलब बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, अमेंडमेंट के अंदर था तो सुन लो। इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज होती है, हेड ऑफिस अपने ब्रांच ऑफिस को इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज देता है और उसके बदले में जीएसटी चार्ज करता है इनवॉइस के अंदर। तो उसके अंदर 2 इश्यूज आ रहे थे, लेट्स सी। इशू नंबर 1, लेट्स से हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को कोई सर्विस दिया, ब्रांच ऑफिस इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। नाउ 2 इश्यूज आर कमिंग। फर्स्ट, द हेड ऑफिस मे नॉट बी एक्चुअली इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। वो कह रही है कि शायद सर्विस दे रही है लेकिन उससे कुछ कंसिडरेशन ही नहीं ले रही है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर रही है, या फिर टैक्स इनवॉइस तो इशू कर रही है बट मे बी इट इज नॉट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, एग्जांपल सैलरी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो, एट द एंड ऑफ द डे ये बात तो घर की है ना, तो हेड ऑफिस ने बोला कि चलो मोटा मोटा हम एक 10 लाख रुपए चार्ज कर लेंगे, हम सारे कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस नहीं लेंगे। जब आप नॉर्मल क्लाइंट को बिलिंग करते हो तो आप अपनी सारी कॉस्ट इंक्लूड करते हो और उसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज लगाते हो, बट इस केस में लेट्स से हेड ऑफिस में जिन एम्प्लॉइज ने काम किया इस सर्विस के ऊपर उनकी कॉस्ट नहीं ली, ऐसी एक जनरल टैक्स इनवॉइस चार्ज कर दिया। उसमें क्लैरिफिकेशन क्या आया? आपका रूल कौन सा लगेगा? रूल नंबर 28। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस क्या है? आपस में रिलेटेड पर्संस,
डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। रूल 28 लगेगा। स्टेप नंबर 1 में क्या लेना पड़ता है? ओपन मार्केट वैल्यू। सेकंड प्रोविजन ने क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया था कि अगर आईटीसी एलिजिबल है तो इनवॉइस वैल्यू इज टू बी ट्रीटेड एज ओपन मार्केट वैल्यू। क्यों? क्योंकि आईटीसी ले सकता है ना रेसिपिएंट, तो हम इसके अंदर ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट्स में जाते नहीं है। सो इट डज नॉट मैटर इफ अ पर्टिकुलर कॉस्ट आइटम इज नॉट कंसिडर्ड। सर क्या फर्क पड़ता है कि कोई कॉस्ट आइटम लिया या नहीं लिया? आप इसको अगर करवा भी दोगे, लॉ अगर द लॉ मतलब जो जीएसटी लॉ है, अगर वो हेड ऑफिस को बोलता है कि नहीं नहीं आप अपनी सारी कॉस्ट के आइटम्स लो, तरीके से आपके कॉस्टिंग निकालो और वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? सर आईटीसी तो ले लेगा, तो बढ़ा दोगे घटा दोगे, आईटीसी वही से कम ज्यादा हो जाएगा। सो डज नॉट मैटर। सेकेंड, सर ये वाला इशू का क्या हुआ अगर इनवॉइस इशू नहीं किया? अगेन डज नॉट मैटर। इनवॉइस इशू करे ना करे आईटीसी लेने वाला है भाई रेसिपिएंट। सो वैल्यू ऑफ services by head office to BO may be deemed to be declared as nil as open market value under rule 28। तो ओपन मार्केट वैल्यू इनवॉइस नहीं इशू किया ना, इनवॉइस आप मान लो नील है और नील को ही मान लो ओपन मार्केट वैल्यू। क्यों? सर कहानी यही समझो ना आप कि ये आईटीसी ले सकता है, तो क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो कि इनवॉइस इशू किया या नहीं किया, या अगर किया तो सारे कॉस्ट ऑफ आइटम्स कॉस्ट आइटम्स सारे इंक्लूड करे या नहीं करे? करवाओगे, बढ़वाओगे, कम करवाओगे, आईटीसी वहीं पे चेंज होता रहेगा। सेकंड केस, What if full ITC is not available? तो क्लैरिफाई करा गया, each cost item still not mandatorily required to be included in the tax invoice. This is actually a good thing for us. यहां पे लॉ बोल सकता था कि भैया आईटीसी अवेलेबल नहीं है रेसिपिएंट को, तो आप अपने आइटम्स ऑफ कॉस्ट सारे इंक्लूड करो। बट सर एट द एंड ऑफ द डे आप ये समझो ना कि ये एक ही कंपनी है, तो रिलैक्सेशन दे दिया कि चलो तुम अपने सारे आइटम्स ऑफ कॉस्ट नहीं लोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन हाँ टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा, टैक्स इनवॉइस के अंदर इशू करा जाएगा, बट इसके लिए रिलैक्सेशन दे दिया। और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। मैंने अच्छा एक लास्ट चीज ये 6th वाली क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है, सुनो। Clarification regarding applicability of GST on supply of electricity by real estate companies, malls, airport operators। सुनो सिंपल सी बात, ये है पवेलियन मॉल, ये पुणे के अंदर है, पुणे वाले बच्चे इसको जानते हैं, ठीक है। पवेलियन मॉल, यहां के अंदर एक शॉप है, वो है मेरी, ओके। मैं इस मॉल को जो रेंट देता हूं वो देता हूं लेट्स से 15,000 पर मंथ विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे जल्दी से बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी की अलग से कैलकुलेशन यहां पे करी जाएगी क्या? इलेक्ट्रिसिटी को अलग से जीएसटी के एनालाइज किया जाएगा? आंसर इज नो। है दिस इज अ केस ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई हियर? द प्रिंसिपल सप्लाई इज रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन को अलग से करूंगा? एक्चुअल में पवेलियन मॉल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या आ रहा है? एक्चुअल में इस केस में पवेलियन मॉल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या आ रहा है? दैट इज इररेलेवेंट। मैं जो दे रहा हूं वो ऑल इंक्लूसिव दे रहा हूं, तो 15,000 के ऊपर रेट लग जाएगा जीएसटी का, कौन सा? जो कि रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी का लगता है। एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर मैं यहां पे ये मॉल हटा देता हूं, यहां पे कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे? मॉल्स आएंगे, रियल एस्टेट कंपनीज आएंगी, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स आएंगे, एयरपोर्ट पे जो शॉप चलाई जाती है। लेकिन अगर मैं इस कहानी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और मैं लेता हूं एग्जांपल लेट्स से कोई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का, इट इज चार्जिंग एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट समझ लो, ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कलेक्ट करती है और एनडीपीएल जो भी है वहां का इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनी उसको पे कर देती है। तो यहां पे आपका केस हो जाएगा प्योर एजेंट का। कौन प्योर एजेंट है? RWA। इट इज कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो इसके ऊपर जो है आपका कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि प्योर एजेंसी का कंसेप्ट आ जाएगा। तो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट RWA, रियल एस्टेट ओनर, रेसिडेंशियल कोई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रियल एस्टेट डेवलपर, तो यहाँ पे प्योर एजेंट आ जाएगा, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। बात क्लियर हो रही है? और इलेक्ट्रिसिटी सेल के ऊपर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, वो तो एग्जेम्प्टेड, दैट इज सेपरेट थिंग। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक कहानी क्लियर है? ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन आपका क्वेश्चन आ सकता है। और इसी के साथ मेरा चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे आईटीसी। आई रियली होप आपको रिवीजन सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करके कमेंट जरूर करना है। क्यों? क्योंकि जेन्युइन फीडबैक दूसरे जनों को मिलता है, और शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।